के लिए आधार बनती है। किसी के खाने से ही तृप्ति नहीं हुई है, इससे तो उससे उभर नहीं पाएगा वो। खाने में ही मन लटका हुआ है तो एक बार खाने में जो भी स्वाद है, जो कुछ भी है, वो भोग ले। जरूरी है ये। मेरे पास नहीं है चाबी, चाबी तो तुम्हारे पास है। मैंने नहा ली थी, तुमने दी कहाँ थी? बात हुई थी। मेरे पास है। अच्छा, हाँ वही बात है। नहीं, ये जो बात है ना, ये बहुत काम की बात है कि बाहर से हमने कितना भी चीज़ों को छोड़ दिया है, लेकिन यदि भीतर से नहीं छूटा है उसका आकर्षण, तो वो आगे बढ़ने नहीं देगा, है ना। इसलिए संस्कृत का एक बढ़िया सूत्र है, वो काफ़ी पॉपुलर भी है, तेन त्यक्तेन भुंजिता, है ना। मेरे को तो इतना ही याद है बस। तो मतलब समझ की रोशनी में अभी जैसे हमारे पास सब चीज़ का एक क्लियर पिक्चर सामने आ रही है। अभी शरीर किस लिए है? जीवन की जागृति के लिए है। तमाम साधन किस बात के लिए है? शरीर को बनाए रखने के लिए है। पदार्थावस्था प्राणावस्था किस बात के लिए है? शरीर के प्रसव के लिए, शरीर को बनाए रखने के लिए। तो हर चीज़ के बारे कहीं से कुछ भी बात करेंगे, मन किस बात के लिए है, वृत्ति किस बात के लिए है, चित्त किस बात के लिए, बुद्धि किस बात के लिए है, शरीर किस बात के लिए है, घर किस बात के लिए है, सब कुछ निश्चित है। और ये हमेशा हमेशा के लिए निश्चित है, आपके पैदा होने के पहले से निश्चित है। यदि इस अर्थ में हमको पहला काम है लॉजिकल एक्सेप्टेंस, तर्कपूर्ण स्वीकार्यता, तर्क की स्वीकार्यता हमारी बन जाती है। चाहे हमको अभी व्यक्तिगत रूप में स्वीकार नहीं हुआ है, हमारे भीतर के कोई पूर्वाग्रह, पूर्वाभ्यास दबाव डालते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अब जब मैं भोगूंगा उन चीज़ों को, तो कम से कम मैं उस ज्ञान की रोशनी में चीज़ों को भोगूंगा। तो जो यात्रा मैं 20 साल में या 2 यात्रा में, जो कई शरीर यात्रा में पूरी कर पाता, वो निष्कर्ष मेरे पास एक ही शरीर यात्रा में आ सकते हैं, कुछ ही समय में आ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आदमी की गति बढ़ गई। अभी तक सही गलत कौन बताएगा? गुरुजी बताएंगे। तो सही गलत को पहचानने का मादा मुझ में पैदा हो गया है। उसकी सारी सूचना अस्तित्व विधि से नियम के प्रति, देखो मैं छोटी छोटी बातों में ऑब्जर्वेशन की बात है और उसमें हमारी ज़िंदगी पे कैसे फ़र्क पड़ता है। मैं तो सामान्य एग्जांपल लेता हूँ। देखो ये चप्पल लो, हम ऐसे रख, यदि 4 चप्पल पहले लाइन से निकली हुई है तो 5वीं चप्पल उसी लाइन में आ जाएगी। यदि 4 चप्पल बिखरी हुई है तो 5वीं भी उसी में बिखर जाएगी। बहुत छोटी छोटी साइकोलॉजी है। कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी के घर गया है, चप्पल बाहर निकला हुआ देखेगा तो चप्पल बाहर ही निकालेगा, जूता लेके चप्पल लेके अंदर नहीं जाएगा। तो मुझको लगता है किसी के साथ हमारा थोड़ा सा अपनापन है तो हम उसके बनाए हुए नियम का भी सम्मान करते हैं। यदि हमको ये अस्तित्व के साथ अपना संबंध समझ में आएगा तो उसके जो नियम है उसके बाहर हम नहीं जाएंगे। तो प्रकृति के पहले आस्था व्यक्ति के प्रति थी। गांधी जी के प्रति हजारों लाखों लोग चले, मान लेते हैं, और तमाम महापुरुषों के प्रति हजारों लोग चले। अब वो आस्था शिफ्ट हो गई। जैसे विज्ञान में आस्था किस बात की है? आधुनिक बच्चों में विज्ञान में आस्था है कि नहीं है? यदि विज्ञान के माध्यम से कुछ भी कहा जा रहा है, ब्लैक होल है कि नहीं है, जैसा अखबार में आता रहता है वैसी हम चर्चा करते रहते हैं। हमको नहीं पता लिखने वाले ने क्या लिखा है, लेकिन जो डाटा हमारे पास आता रहता है विज्ञान के माध्यम से, हर बात पे हम भरोसा करने की कोशिश करते हैं, शंका से शुरू नहीं करते। तो इसका मतलब है हमारा नियम के प्रति आस्था है, प्रमाण के प्रति आस्था है, क्योंकि उसने चीज़ों को प्रमाणित किया है। तो जैसे जैसे हमारी ये आस्था, अब ये आस्था व्यक्ति से हटके अस्तित्व पे चली गई। कल को मैं कोई गलती कर सकता हूँ, मैं अधूरा हूँ तो गलती कर सकता हूँ। तो कल आपकी आस्थाएं नहीं टूटेंगी। भाई ठीक है, सोम भाई भी विद्यार्थी थे, उनसे कोई गलती हो गई, ठीक है, मैं पूरा करूँगा। ये जो व्यक्ति के पीछे हम चल रहे थे, और व्यक्ति के साथ, और सही गलत व्यक्ति परिभाषित कर रहा होता है, सही गलत की परिभाषा व्यक्ति दे रहा होता है।
इसलिए वो सार्वभौम नहीं होता है। तो यहाँ पे एक नया राह हमारे लिए, सबके लिए खुल गया, मानव जाति के लिए खुल गया कि पूरा अस्तित्व सहित, मानवीय आचरण सहित। पहले ये भी कहा गया था कि गुरु के आचरण को मत देखो। अब ये हो गया नहीं, गुरु वो जो वहाँ कोई, क्योंकि आचरण का स्वरूप नहीं था, क्योंकि गुरु के आचरण को आप देखोगे तो आप भ्रमित हो सकते हो। वो गाली दे सकता है, वो कुछ आपको नहीं समझ में आएगा कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। उसका पॉजिटिव मीनिंग भी है, उसका नेगेटिव यूज भी बहुत हुआ है। गुरु के आचरण को मत देखो तो तमाम अधूरे गुरुओं ने जो शोषण किया है, वो भी, इसका इतिहास भी छोटा नहीं है ना, वो भी अपनी जगह है। तो अभी आ गया कि यदि कोई मानव ज्ञान को प्रमाणित करेगा तो उसका कोई आचरण की निश्चितता होगी, क्योंकि प्रकृति में जितनी भी प्राकृतिक इकाइयां हैं उनका एक प्राकृतिक आचरण है, इसलिए मानव का भी एक प्राकृतिक आचरण होगा। यदि कोई निश्चितता होगी नहीं तो आदमी क्या चीज को फॉलो करेगा। तुम कहते हो पैर छुओ, मेरे को नहीं अच्छा लगता है, तो इसका मतलब है कि पैर छूना, गले मिलना, हाथ मिलाना, कई और तरीके हो सकते हैं, लेकिन मूल बात है कि हम अपने घर में आए व्यक्ति का सम्मान का भाव हमारा उसके प्रति हो कि नहीं हो, ये बात पच जाएगी। अलग अलग भाव भंगिमाएं अलग अलग जगह अलग अलग हो सकती हैं। तो ये कर्मकांड से गुजरने से निकल के हम थोड़ा सा सच्चाई की ओर जाएंगे तो मेरे को लगता है कि काफ़ी चलने की जगह बनेगी। मुझको तो बहुत दिनों दिन ऐसा लगता है कि बहुत एक जैसा अंधेरे से उजाले में आ गए और बहुत एक निश्चितता के साथ चीज़ों को देख पा रहे हैं। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे तो बताइए। कल दिन भर की चर्चा में या पिछले 7 दिन में कुछ आपका भाव बनता हो, कुछ आप कहना चाहते हो। आगे चले, माइक पीछे। इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता जी, बढ़िया बढ़िया। तो ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं। हाँ, बोले 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 जी। हेलो, एक भैया कल जो धीरता, वीरता, उदारता पे जो बात हो रही थी, हाँ, तो धीरता तो स्वयं में न्याय के प्रति निष्ठा पे बात हुई, हाँ, और वीरता में हुई कि दूसरों को न्याय दिलाने के प्रति निष्ठा। हाँ, जो हम न्याय समझने के अर्थ में जो वातावरण निर्माण है, हाँ, वातावरण निर्माण में जो भी कोई हम लगते हैं जी, वो सब वीरता के अंतर्गत आ जाएगा। जी। तो मतलब इसका आशय ऐसा गया कि मतलब हम जो, आप जो जैसे अभी प्रयास कर रहे हैं, हाँ, तो बाकी लोगों में न्याय की समझ आ जाए, हाँ, इसके लिए जो आपका प्रयास है, हाँ, तो उनमें न्याय की समझ स्थापित कर देना, हाँ, ये आपका प्रयास है, ये आपकी वीरता है। हाँ, मतलब इस प्रयास में जो भी लोग लगे हैं सारे, जी एक शिविर को ऑर्गेनाइज करने में बहुत सारे पार्ट्स हैं जी, और सब मिलके एक शिविर ऑर्गेनाइज हो रहा होता है। तो चाहे एक संस्थान को चलाना है, चाहे एक शिविर को चलाना है, चाहे एक विद्यालय को चलाना है, हाँ, जब भी हम दूसरों के जागृति के अर्थ में वातावरण निर्माण का काम कर रहे हैं, है ना, अभी हमारी अनुभवगामी विधि है, अभी हम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं। अभी हमारी वीरता अपने में जागृति, अपने में समझने की पात्रता को विकसित करने के क्रम में है। क्योंकि एक बात समझ में आ गया कि दर्शन में साधना का एक ही मतलब है, वही सोचना, वही बोलना, वही करना। यदि बोलने, सोचने और करने में संगीतमयता नहीं है, उसमें अंतर विरोध है, तो साक्षात्कार नहीं होगा या आगे की स्थिति नहीं बनेगी, है ना। वो ना कथनी करनी एक, जो पुरानी बातें कही गई। अब पुरानी सारी बातों में और इस बात में बार बार भेद क्या आता है, पुरानी जितनी बात थी वो जिंदा रहने के धरातल पर कथनी करनी एक हो जाता है, वो धरातल ही छोटा पड़ गया। तो जितनी भी हम अच्छाई की बात करेंगे, जितनी भी हम, जो कुछ भी हम सुविचार और जो कुछ भी हम बात करेंगे, सारा का सारा वो जिंदा रहने के धरातल पे जाके सिमट जाता है, उससे आगे की गति हमको दिखाई नहीं देती है। मैं बहुत शिद्दत के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि सही अर्थों में ये जो न्याय धर्म सत्य खुल गया, सत्य एक निश्चित वस्तु है, धर्म एक निश्चित वस्तु है, न्याय एक निश्चित वस्तु है, ये अपने आप में शाश्वत है और ऐसा ही है, केवल इसको पहचानना है।
तो अभी जो हम जी रहे थे, हम सब अपने आप को तुर्रम खा मान के जी रहे थे। अब धीरे से पता चलता है कि ये तो अधूरापन ही है। तो जब तक कोई एक व्यक्ति में ये स्वीकार नहीं होता है कि जैसा मैं जी रहा हूं ये इनकम्प्लीट है, अधूरा है, तब तक आगे के लिए आवश्यकता भी नहीं बनती है ना। तो ये आगे के लिए आवश्यकता उसी क्रम में बनेगी। तो अभी हमारा जो सारा प्रयास है, हमारी पात्रता बढ़े और पात्रता बढ़ के हम अनुभव संपन्नता की ओर और आगे बढ़े। इस अर्थ में हम एक इस अर्थ में वीरता का प्रयास कहा जा सकता है जी। हाँ, मतलब उसमें मेरा ध्यान थोड़ा सा ऐसा भी गया भी है कि न्याय दिलाने के प्रति जो निष्ठा पे बात हो रही है, तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि न्याय आप दिला रहे हो वो है मतलब खाली, तो मतलब बाकी लोगों में न्याय की समझ उपलब्ध आप करा रहे हैं, बाकी में न्याय स्थापित हो जाए। हाँ, वो बिल्कुल है। बिल्कुल जी बिल्कुल जी ऐसे ही। न्याय को दिलाने की चीज नहीं है ना। हाँ जी न्याय तो जीने की चीज है। जी अभी अन्याय को रोकना न्याय दिलाना टाइप हो गया। हाँ जी, तो ये उस परिभाषा में जाता है। ठीक बात। बढ़िया बढ़िया। और बोलिए और कोई अच्छी बात। मेरा भी तो उत्साहवर्धन की जरूरत है। मेरा उत्साहवर्धन नहीं करोगे तो मैं कैसे करूंगा। मंजीत भैया तो आराम करके आए एक दिन। हाँ जी, आ रही है। अब यह कल तो मेरा आना नहीं हो पाया, लेकिन इस 24 घंटे में सोचने का काफ़ी मौका मिला। हाँ, ये अच्छा है, बहुत बढ़िया। है ना। तो जो मैं इन जो 6 दिन उसमें रहा, मैं उसमें केवल बहुत कम शब्दों में बात समझ में आती है कि इन 6 दिन में जितनी भी बात हुई है वो मेरे पे हुई है, अपने पे हुई है, यानी स्वयं की हुई है। बहुत बढ़िया। तो जो भी हमें करना है वो स्वयं के लिए करना है, बस। और अभी तक हमारी दृष्टि जो है वो दूसरे पे रही, शानदार। और दूसरे को देख के हम स्वयं के ऊपर कार्य करने का जो प्रयास किए वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए ही रह गया, जीने में नहीं गया। तो उस 6 दिन का अगर मैं कहूँ अपना मूल्यांकन सुखद, तो वो यही है कि हमें काम तो स्वयं पे करना था, लेकिन उसका माध्यम जो है वो सामने से रहा। जबकि ये सारा दर्शन बार बार एक ही चीज़ कह रहा है कि मैं यानी स्वयं के ऊपर ही कार्य होना है। इतनी बात मुझे भैया इतना शिफ्ट हो जाता है ना जी, हमारी जिंदगी के 90% समस्याएं खत्म हो जाती, मात्र इतना शिफ्ट होने से। इसी का नाम मनन की पृष्ठभूमि है। अभी ये इस वातावरण में बन रही है, इस वातावरण के प्रभाव से ऐसा बन रहा है। ये लौट के भी ऐसा ही टिका रहे तो आगे गति बनेगी, नहीं तो रिवर्स मार जाएगा। शिविर में एक वातावरण बनता है, शिविर में एक प्रतिबिंबन होता है, वो वातावरण का प्रभाव होता है, और उसमें कुछ झलक जाता है कि यार ये तो ऐसा है। लेकिन उस पर हमने खाद पानी से नहीं सींचा लगातार, तो फिर रिवर्स मार जाता है। और 2-3 बार रिवर्स मारने के बाद आदमी की हिम्मत टूट जाती है, उसको लगता है यार कुछ नहीं हो सकता है। और वाकई में देखो, जिन चीज़ों से हम जूझ रहे हैं ये एक दिन का नहीं है। एक व्यक्ति का संस्कार, उसके पीछे की हजारों साल की यात्रा है। इस जीवन ने कितने शरीर चलाए होंगे, इस जीवन ने कितनी बार ऐसे ही परिवार चलाया होगा, ऐसे ही सब लोभ मोह काम क्रोध में झंझट किए होंगे, कितने ही और निकृष्ट प्रकार के कर्म किए होंगे। हम सभी वही करके आए हैं, कोई खास बात नहीं है। जब आज किसी को निकृष्ट कर्म करता हुआ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बुरा आदमी है, लेकिन थोड़ा सा फैला के देखेंगे तो हम सब वही सब करके आए होंगे, कोई खास बात नहीं है। ऐसा सोचने से उसमें और अपने में ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देता है। नहीं तो किसी को खराब और किसी को अच्छा सोचने की भी हमारी प्रवृत्ति बनती है। तो किसी को भी देख के एक ही बात ध्यान में आती है कि भाई यात्रा है और हम सभी यात्री हैं। और यात्री का 2 ही कैटेगरी है, एक कैटेगरी अनुभव संपन्नता है, एक कैटेगरी अनुभव के लिए प्रयासरत है, तीसरा कैटेगरी है कि जिसको पता ही नहीं है, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको सूचना दें। उसको भी अपने से छोटा मानने का कोई अर्थ बनता नहीं है। उसको हमको सूचना मिली है, इसका ऋण हमारे ऊपर है, उसको हम सूचना दें, ये हमारे ऊपर ऋण है ना, उसको हम उस वातावरण में जोड़ पाएं। तो मुझको लगता है कि बड़ी घटना यही है कि एक बार ये अपने में स्थिर हो जाए कि मेरा सुख दुख मेरे भाव और विचार पे टिका हुआ है, और मेरे भाव और विचार मेरे समझ पे टिका हुआ है ना।
मेरे समझ के ऊपर ही मुझको काम करना है, और जो कुछ भी मेरे आसपास घट रहा है, तमाम घटनाएं, वो मेरी स्थिति को पहचानने का आईना मात्र है। वो मेरी स्थिति को पहचानने का आईना मात्र है। किसी वस्तु इकाई को देख के काम का विचार आया, तो काम का विचार उसको देख के नहीं आया, काम का विचार मेरे अंदर था, वो प्रतिबिंबित हुआ। किसी को देख के लोभ का विचार आया, तो लोभ का विचार उसको देख के नहीं आया, वो था, आईने में दिख गया, सामने आईना है। तो यदि ऐसा मैं टोटल अपने आसपास की घटनाओं को देखूंगा, तो मेरे को एक ही बात ध्यान आएगी कि मेरा अधूरापन, मेरी अक्षमता मेरे सुख दुख का कारण है, और मेरे को अपने आप को पूर्ण करना है। मुझको इन दुखों के दुख सागर से मुक्ति पानी है, तो मुझको अपने आप को पूर्ण करना है। इस अर्थ में मैं मेरे समझने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। तो फिर जो कुछ भी आसपास चल रहा है उससे अपने को बहुत फर्क नहीं पड़ता है। केवल हर जगह में मुझको मेरा पता चलता है कि मेरी स्थिति कैसी है, मैंने क्या किया, क्यों किया। 24/7 कोई भी विचार आता है, कोई भी इच्छा होती है, हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके पीछे में वो रोशनी लगाए रखे, फ्लड लाइट लगाए रखे। क्या किया, क्यों किया, क्या किया, क्यों किया। ऐसा लगातार अपने ऊपर फ्लड लाइट बनाए रखना, हर क्षण अपने आप को देखते रहना, हर क्षण अपने आप में ज्ञान की रोशनी में वो करेक्शन लाते रहना, है ना। और ये कोई ऐसा काम नहीं है कि हाँ सुबह किया शाम को ठीक हो जाएगा, है ना। 2-4 साल बीच में ऐसे दौर आ सकते हैं, आते ही हैं। 1-2 साल, 2-4 साल जब आपका मन खराब रहेगा, जब आपको ऊपर नीचे होता रहेगा, क्योंकि अपने भीतर के जो चित्त के पुराने सामान हैं, जो हजारों साल की यात्रा में हमने समेटा हुआ है, या इस पूर्व शरीर यात्रा में, इस शरीर यात्रा में समेटा हुआ है, या जो ज्ञान शेष है, उसके कारण जो भी मलिनता, जो भी झंझट क्रिएट हुए हैं, उसका बोझा हमको दिखाई देते रहता है। तो उसके बावजूद भी ये हो रहा है, ये हो रहा है। आवेश की निरंतरता नहीं है, भ्रम की निरंतरता नहीं है। आज है, कल ठीक हो जाएगा, मैं अपनी यात्रा पे चलता रहूँगा। ये धीरता है कि मैं समझने की यात्रा पे चलता रहूँगा, इसके अलावा और कोई तरीका भी नहीं है, है ना। और उसके लिए वातावरण को बनाए रखना, वातावरण जितना बना रहता है उसमें हमारा उत्साह कभी कम भी होता है। कभी कभी दिखता है ना, आप खुद में परेशान होते हो, सामने वाला कोई परेशानी से लेके आ जाता है, आप उससे बात करके उसको समझाना शुरू करते हो, उसको समझाते समझाते आप ठीक हो जाते हो, सामने वाले को पता नहीं क्या हुआ। लेकिन किसी की मदद करते करते, तो ये सूत्र है, जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा, लेकिन इसका रिवर्स सूत्र भी है, जो जिस चीज को बांटेगा वो उसके पास आ भी जाएगा। अपना अधिकार, भाई हम शिविर लेते हैं, कौन हम अनुभव संपन्न हो गए, हम तो ऐसा नहीं बोलते, हम तो यही बोलते हैं विद्यार्थी हो गए। तो सामने वाला आपसे ये अपेक्षा नहीं रखता है कि यार आप भगवान हो जाओ तभी बोलोगे। आप अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दो, अपना अधिमूल्यन ना करो, अपने आप को जबरदस्ती बड़ा मत बताओ। मैं इतना ही कह सकता हूं कि भाई ये सूचना में मैं आपसे आगे हूं, और ये सूचना के लिए मैं आपके लिए पूरक हूं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। तो यदि ऐसा हम एक दूसरे के लिए पूरकता को शिविर में भी पहचानते हैं, गोष्ठी में भी पहचानते हैं, परिवार में भी पहचानते हैं। हमारे ही परिवार में कुछ लोग हमारे को संभाले हुए हैं, उनकी वजह से हम चल रहे हैं। तो उनके योगदान को अप्रिशिएट कर पाना, उनके योगदान को स्वीकार कर पाना। तो हमको तो इतना भी फुर्सत नहीं है कि खाना अच्छा बना तो ये बोल दें कि हाँ खाना अच्छा बना है। घरों में तो इतनी प्रॉब्लम है ना, घरों में इतनी भी प्रॉब्लम है कि आप घर वाले की अच्छाई को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, गलती आप 4 निकालते रहते हो। भाई अपन ने इतना ही किया ना, आज नाश्ता तो कई दिन से अच्छा था, खाना ठीक ही बन रहा है। मेरे मन में रोज ये भाव था कि नहीं खाना बहुत बढ़िया बन रहा है, क्योंकि हम भी जगह जगह जाते हैं, जगह जगह का खाना ही खाते हैं, है ना। इसलिए जगह जगह का खाना नहीं सूट करता है तो भैया अपना लौकी तुरई और दाल, है ना, कभी अलग से बनवा लिया, काम चला लिया, क्योंकि मेरा पेट थोड़ा कमजोर और मेरे को भारी खाना सूट नहीं करता है, और लगातार ट्रैवलिंग ही बनी रहती है। लेकिन जैसा भी इसका खाना था, अब तक मैं देखा, बहुत सारी जगह में देखा, इसका खाना बहुत बढ़िया था। तो उसको 4 आदमी जाके, हम शिविर अच्छा कर रहे हैं और हम सब लोग बहुत अनुशासित हैं, यदि वो खाना बनाने वाला भी आके अप्रिशिएट करता है तो हमको अच्छा लगता है। तो खाना बनाने वाला अच्छा खाना बनाता है तो वो भी अपेक्षा करता है कि कोई मुझको भी आके अप्रिशिएट करे। ये गलत नहीं। तो अच्छाई को अप्रिशिएट कर पाना, अच्छाई को
तो ये सब कब करेगा आदमी? जब अंदर से खुश होगा तब करेगा। जब मैं ही मेरे मन में भारी भारी चल रहा हूं तो मेरे को कहाँ याद आता है कि मैं किसी की अच्छाई को अप्रिशिएट कर पाऊं। तो ऐसे मेरे को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट क्षण है, इस बात पे हमारा ध्यान जाना कि यार मामला तो अपना ही है। अभी सुबह कोई मेरे से कह रहा था कि हम कल चले जाएंगे, मैं एक दिन सभी को जाना है ना। हेलो हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी बोलिए। आप बताएं ना कि ये नेगेटिव जो चित्रण अपने अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन सही आचरण से उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं नहीं, उसको खत्म किया जा सकता है, प्रभावी कम नहीं किया जा सकता है, उसको खत्म किया। देखो बिल्कुल वैसा ही है, एकदम गणित है। मेरी एक ही कंपनी है और लॉस में चल रही है तो मैं कैसा महसूस करूंगा? खराब ही लगेगा। और मेरी 25 कंपनी है, एक आध लॉस में भी चल रही है, 21 तो प्रॉफिट में चल रही हैं, तो फायदा ही फायदा है। तो इसका मतलब है जितना मैं अपनी चेतना का विस्तार कर लेता हूँ, मेरा एक ही आदमी से संबंध है, घर के अलावा मेरा कोई अपना है ही नहीं, और उनसे भी लड़ाई हो गई है तो आप तो वैसे ही अकेले हो गए हैं। तो इसका मतलब है हमारा जीना परिवार में भी होता है, हमारा जीना समाज में भी होता है। जब जीने की महिमा हमको समझ में आती है तो यदि आप किसी अच्छे जीने के साथ में जीते हैं तो हो सकता है कोई एक व्यक्ति आपको अप्रिशिएट ना कर पाए क्योंकि उसकी देखने की विंडो छोटी है, लेकिन 4 तो अप्रिशिएट करेंगे ही। तो इसका मतलब इतना ही हुआ कि जितना हमारे बेटे, जो मैंने पहले भी कहा था, जितना मैंने समाज में, जितना मैंने परिवार समाज में योगदान दिया और जितना मैंने लिया, मैंने लिया ज्यादा दिया कम, इसका मतलब अवसाद भरी मानसिकता है, यही डिप्रेशन है। मैंने दिया ज्यादा लिया कम, यही खुशहाली है। तो आदमी दे के ही खुश होता है। देना हमारी आवश्यकता है, देना हमारी खुशी है, बांटना हमारी खुशी है, क्योंकि पूरी सृष्टि में देखो तो हर इकाई कुछ बांट रही है। पूरी सृष्टि में देखेंगे तो हर इकाई कुछ बांट रही है। वो जो बांट रही है उसी की वजह से उसका सम्मान है। आम का फल आम नहीं दे, काटो इसको। मशीन अपना काम नहीं करे, फेंको इसको। पेन काम नहीं करे, फेंको इसको। तो जो चीज उपयोगी नहीं है उसको डस्टबिन में डाल दिया जाता है। हम मानव के रूप में कितने उपयोगी हैं तो हमने खुद ही को डस्टबिन में डाल दिया है। इसका नाम डिप्रेशन है। हमने खुद ही ने अपने आप को डाल दिया। तो एक ही काम है, उपयोगी होना। हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। उसकी उपयोगिता ही उसका महत्व है ना। उसकी उपयोगिता ही उसकी खुशी है। तो अब तक हम तो ऐसे पाना पाना, मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा, इसका नाम कटोरा है। हम कटोरा लिए घूम रहे। पद के नाम पे सम्मान दे दो, धन के नाम पे सम्मान दे दो, कोई और नाम पे दे दो, कुछ पैसा मिलेगा क्या, कुछ और मिलेगा क्या। ये कटोरे की मानसिकता भिखारी है। एक भिखारी वो है जो स्टेशन पे अल्लाह के नाम पे मांगता है, पैसे मांगता है। हम ऐसे भिखारी हैं जो सम्मान की तलाश में निकले हुए हैं। तो हम देने के लिए, हम दूसरे को सम्मानित कैसे करेंगे, हम खुद को खुद सम्मानित कैसे करेंगे। जो स्वयं में सम्मानित नहीं है उसका कोई सम्मान कर पाए ये भी संभव नहीं है, और जो स्वयं में सम्मानित है उसका कोई अपमान कर पाए ये भी संभव नहीं। तो यात्रा अपनी ही है। जो चले उसका स्वागत, नहीं चले कल चलेगा, नहीं चलेगा आज नहीं चलेगा कल चलेगा। इस शरीर यात्रा में नहीं चलेगा, अगली में चलेगा। हाँ जी, हाँ हेलो। दूसरी चीज़ ये कि ये भी बहुत ज़बरदस्त लग रही है, मतलब जीवन विद्या के जितने भी थॉट्स, मतलब विचार इतनी स्ट्रांग और पावरफुल है कि आदमी उसको 15 से 20 चीज कोट करके अपना पाकिट है, वो पाकिट के अंदर वो चीज का कागज रख के दिन की शुरुआत करे, वही एक बार पढ़ ले। और जो भी मतलब पाठ करता है, हनुमान चालीसा है, कुछ भी, मतलब ये विचार का ही खाली कागज पढ़ ले ना, तो फिर भी उसका दिन पूरा हो जाए। इतनी जबरदस्त चीज है सर। बिल्कुल। तो नेगेटिविटी से नहीं बचना है, अपने को तो पॉजिटिविटी लाना है। बढ़िया। और कुछ?
हाँ जी, बढ़िया। चलिए, तो आज की यात्रा शुरू करें। हाँ जी, बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे, कुछ बोल रहे, बोलिए बोलिए। ओ मैडम कुछ बोल रही। भैया, इस षष्ठी के अंदर शरीर ज़्यादा पुराना है या जीवन ज़्यादा पुराना है? ये ले, मतलब मेरा कंफ्यूजन बना हुआ है थोड़ा सा इस पे। शरीर मतलब आपका शरीर? शरीर जैसे विलीन हो जाता है पंच तत्व में, हाँ, तो वो तो षष्ठी में चले गया और जीवन भी अलग हो गया, पर दोनों में कंफ्यूजन ये है कि दोनों में से ज़्यादा पुराना क्या है? जीवन तो अमर है, ये तो मुझे पता है, पर शरीर मतलब पहला मानव शरीर कब बना, ऐसा हाँ, पूछ रहे? बिल्कुल। हाँ, तो यार क्वेश्चन तो ठीक से पूछा। है? अच्छा, ठीक है, लेकिन जो एक मूल बात है, जैसे एक सूत्र है, जो था नहीं वो होता नहीं। जो था नहीं वो होता नहीं, क्या मतलब? तो यहां आके आप इस प्लेनेट पे पहला शरीर कब पैदा हुआ उसका कोई टाइम हो सकता है, लेकिन अस्तित्व में तो एक प्लेनेट नहीं है। तो पूरी इस कायनात में पहला शरीर कब पैदा हुआ होगा, इस समय की गणना के पार चला गया। इसमें समय की गणना नहीं हो सकती, क्योंकि वो असीम है और अनंत है। जो असीम है और अनंत है उसमें काल की गणना नहीं होती है। जो सीमित है और जिसको गिना जा सकता है उसमें काल की गणना होती है। ये बात ध्यान में आई? नहीं आई? आई? बोल के बताओ। हाँ, जैसे सूरज सुबह दिखाई देता है, रात को नहीं दिखाई देता है, तो ये हमारे देखने में आ गया, परिवर्तन देखने में आ गया। जब भी परिवर्तन देखने में आता है तो उसकी गणना कर सकते हैं। अब सूरज जहां 12 बजे है यहीं स्थिर हो जाए, अब कैसे गणना करोगे? गणना अब नहीं हो सकती, सूरज के आधार पे नहीं हो सकती है, कुछ और आधार चुनना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस धरती पे पहला शरीर कब आया और पहला जीवन कब आया, तो फिर जीवन ही पुराना है, क्योंकि जीवन किसी धरती से संबंधित नहीं है। जो भी जीवन गठनशील से गठन पूर्ण हुआ उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वो इसी धरती पे गठनशील से गठन पूर्ण हुआ। तो शरीर का बनना किसी भी प्लेनेट की भौगोलिक स्थिति पे निर्भर करता है। शरीर जिस मिट्टी से मिलकर बना है वो इसी धरती की है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जीवन इसी धरती पे बना है या इसी धरती का है, वो पूरी सृष्टि में कहीं का भी हो सकता है, क्योंकि वो एक ही जैसा है। तो इस रूप में फिर कहा जाएगा कि जीवन ही पहली है। तो शरीर के काल, फिर यदि अस्तित्व की विधि से जाएंगे तो दोनों की कोई गणना नहीं हो सकती, ना जीवन की हो सकती है ना शरीर की हो सकती। पहला जीवन अस्तित्व में कब आया, तो पहली धरती कौन सी होगी वो ढूंढना पड़ेगा। अनंत में से कहाँ ढूंढने जाओगे, तो काल खत्म हो गया। तो काल की गणना सीमित चीजों के साथ में हो सकती है। हाँ जी, बढ़िया, आगे चले। तो चलिए, कल हमने जितनी चर्चा की उसमें हमने यहां से शुरू किया था कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और व्यवस्था के स्वरूप में, व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है। मानव यदि स्वयं में व्यवस्था है तो मानव को हमने पहचाना कि वो सुख शांति संतोष आनंद पूर्वक है। ये मानव में व्यवस्थित होने का प्रमाण है, क्योंकि अनुभव मूलक विधि से, है ना, व्यापक वस्तु अनुभव काल में आनंद के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में, आचरण काल में न्याय के रूप में, व्यवसाय काल में समृद्धि के रूप में। तो ये अनुभव की स्थिति में आदमी, सुख सागर का दरवाजा कहाँ खुला? सुख सागर का दरवाजा आत्मा के पहले नहीं खुला। बार बार कुछ चीजों को ध्यान दिलाता हूं। तो इसलिए बोध को बोला जानने मानने का संतुलन बिंदु, अनुभव को बोला जानने मानने का तृप्ति बिंदु। जो जानना है वो अवधारणा पे, बोध पे पूरा हो गया। बोध पूर्ण हो गया तो पूरा हो गया। लेकिन वो जो
हाँ जी, चले चलिए। क्या लाइट आ गई? तुम बढ़िया खेलते रहो। हेलो, हाँ जी। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक मानव अपने धर्म को पा गया है, एक मानव अपने धर्म के साथ हो गया है, तो इसका मतलब है कि वो अनुभव संपन्न हो गया है। अपने धर्म को पहचानते ही आत्मा में जो सुख सागर या आत्मा में जो तृप्ति स्थली है उससे पूरा जीवन नहा गया। तो एक मानव जिसको हम कह रहे हैं सुख की निरंतर सुख की चाहना के साथ है, वो निरंतर सुख की उपलब्धि के साथ हो गया। तो इसको हमने कहा कि भाई वो अपने आप में मानव हो गया। तो जिस मानव होने के लिए हमने शरीर यात्रा की थी, तो मैंने अपने मानव होने को पा लिया। अब मैं मानव हो गया तो हर इकाई स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है। तो धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा के स्वरूप में तो सुख, शांति, संतोष, आनंद स्थिति है और धर्म है, और धीरता, वीरता, उदारता स्वभाव है। तो ये कहा गया यदि धर्म स्थिति है तो स्वभाव गति है। धर्म ही गति के रूप में स्वभाव के स्वरूप में व्यक्त होता है। कल इतनी बात कहने की कोशिश की। है? अच्छा, तो ये बोला कि देखो यही कह रहे हैं कि मतलब सारी मानव की यात्रा कुल कितनी है? जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन। तो जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन का मतलब है कि 4.5 क्रिया में मैंने अपने आप को शरीर के रूप में पहचाना है, और जो साक्षात्कार बोध अनुभव है वो ज्ञान भाग है, 4.5 क्रिया क्रिया भाग है। तो ज्ञान भाग का मतलब है कि मैं अपने मानव होने को पहचानता हूं। मानव होने को पहचानने का मतलब है सहअस्तित्व के प्रगटन से मानव उपलब्ध हुआ और पूरी सृष्टि उपलब्ध हुई, ये ज्ञान भाग है। तो इसका मतलब है कि मानव को ज्ञानावस्था की इकाई बोला, मानव को ज्ञान अवस्था की इकाई बोला का मतलब है मानव ज्ञान से कम में तृप्त नहीं होता। तो ज्ञान से कम में तृप्त होने का पहला पार्ट है कि मेरे को न्याय धर्म सत्य की सूचना मिल गई, इसका नाम श्रवण है। न्याय धर्म सत्य की सूचना मिल गई तो वो मेरा वरीयता में आ गया, इसका नाम मनन है। न्याय धर्म सत्य को मैंने वास्तविकता के रूप में अस्तित्व में पहचाना, इसका नाम बोध है। अब बोध संपन्न आदमी हो गया तो ये अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन से मुक्त होने लगा, है ना। और काफी हद तक आदमी संतुलित हो जाता है। क्या चीज में? अपने व्यवहार में संतुलित होता है, विचार में अब अनर्गल विचार नहीं आएगा, अपने विचार में संतुलित होगा, है ना। लेकिन जिसको कह रहे हैं कि वो जो तृप्ति की सागर है, वो जो निरंतर सुख का सागर है, वो अनुभव पे जाके खुला। इसलिए परिभाषा दिया कि जानने मानने का संतुलन बिंदु बोध है और जानने मानने का तृप्ति बिंदु अनुभव है बेटा। निर्मूल्यन का मतलब है, अधिमूल्यन का मतलब ओवर इवैल्यूएट करना, अवमूल्यन का मतलब अंडर इवैल्यूएट करना, और निर्मूल्यन का मतलब है जैसा है उससे कुछ और ही मान लिया, रस्सी को सांप मान लेना, वो चीज ही बदल दिया, तो उसको निर्मूल्यन कह रहे हैं। बढ़िया। तो क्या समझ में आया? धर्म क्या है? होने का स्वरूप। तो मानव धर्म क्या है? मानव के होने का स्वरूप। मानव में क्या क्या है? जीवन और शरीर। तो जीवन के होने का स्वरूप, शरीर के होने का स्वरूप। तो जीवन के होने का स्वरूप क्या है? पहले शरीर का पूरा करते हैं। शरीर के होने का स्वरूप क्या है? गठनशील परमाणु भौतिक रासायनिक क्रिया के फलन में
कोशिकाओं के संयुक्त रूप में शरीर है। और मैं क्या हूं? गठनशील परमाणु विकास पूर्वक चैतन्य हुआ है, ये मैं हूं। और दोनों का साथ साथ होना भी प्रकृति सहज है, अस्तित्व सहज है। तो ये मैंने अपने होने को पहचाना, मानव ने अपने मानव होने को पहचाना। तो मानव ने अपने मानव होने को पूर्णतया अनुभव पूर्वक पहचाना। तो अनुभव पूर्वक एक मानव मानव हुआ। उसके पहले शरीर मानव का है, चेतना जीव का है, जिससे हमको तृप्ति नहीं है। और मैं मानव चेतना हूं, इसका प्रमाण है कि मैं ज्ञान पूर्वक तृप्त होता हूं। मैं ही तृप्त नहीं होता हूं, सृष्टि के सभी मानव ज्ञान पूर्वक तृप्त होते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि मैं अनुभव पूर्वक मानव हुआ। अनुभव पूर्वक मैं मानव हुआ, मैं एक इकाई में सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ विकसित इकाई के रूप में हुआ। तो एक इकाई स्वयं में व्यवस्था, तो व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में ही है। तो मानव स्वयं में व्यवस्थित है, इसका मतलब सुख शांति संतोष आनंद पूर्वक है। और मानव यदि स्थिति ऐसी है तो गति क्या होगी, भागीदारी क्या होगी? तो भागीदारी का नाम, भागीदारी क्या है? स्वभाव है। तो धर्म ही स्वभाव के रूप में व्यक्त होता है। तो यहां स्वभाव बोल रहे हैं धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा। तो चारों अवस्थाओं का धर्म अपना अपना है, चारों अवस्थाओं का स्वभाव भी अपना अपना है। धर्म और स्वभाव निश्चित है, ये कभी नहीं बदलता है ना। पदार्थावस्था का धर्म क्या है? होना। प्राणावस्था का धर्म, जीवावस्था का धर्म जिंदा रहने की आशा। और मानव का धर्म सुखपूर्वक जीने की आशा। पदार्थावस्था का स्वभाव परिचय शिविर 5 बार। पदार्थावस्था का स्वभाव संगठन विघटन। प्राणावस्था का स्वभाव सारक मारक। या तो वो मानव के लिए पोषक है या शोषक है। और जीवावस्था का स्वभाव क्रूर अक्रूर, या तो हिंसक पशु है या अहिंसक पशु है। और मानव का स्वभाव धीरता वीरता उदारता। तो अवस्थाओं के आधार पे स्वभाव और धर्म निश्चित है, और यह हमेशा ऐसा ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो किसी भी इकाई के कोई भी इकाई और उसकी संपूर्णता में, टोटलिटी में, उसको 4 भाग में देखा, रूप गुण स्वभाव और धर्म। तो मानव का रूप कैसा है? मानव का रूप कैसा है? स्त्री पुरुष, गोरा काला, है ना, मोटा पतला, ये मानव का रूप है। मानव का गुण क्या होगा? मानव का गुण क्या होगा? मानव का गुण सम विषम मध्यस्थ। तो यदि संवेदनहीन होगा तो विषम गुण के साथ है, यदि संवेदनशील होगा तो सम और सम के अतिरेक में जाएगा, है ना। और यदि संज्ञानशील होगा तो मध्यस्थ गुण के साथ है। तो मानव में 3 ही तरह की चेतना, 3 ही तरह की स्थिति पाई जाएगी। जीव चेतना, मानव चेतना। जीव चेतना में 2 भाग, संवेदनहीन संवेदनशील। इस रूप में क्या हो गया? मानव का गुण हो गया। और फिर मानव का स्वभाव धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा। और मानव का धर्म सुख शांति संतोष आनंद। ऐसा एक मानव का साइज है। अभी हम इस साइज में से क्या देखते हैं? अब हम इतने मानव में से क्या देखते हैं? रूप। और रूप के साथ में यदि हम जीव चेतना में जी रहे हैं तो सामने वाले से पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सामने वाले से पद मिलेगा कि पैसा मिलेगा कि रूप मिलेगा कि भोग मिलेगा? ऐसा दृष्टि के साथ जीव चेतना में। संवेदनशीलता में उसके जिंदा रहने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? संज्ञानशीलता में उसके मानव होने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? या मैं मानव हो सकता हूं, उसका सहयोग ले सकता हूं। तो ऐसा सारा हमको पिक्चर धीरे धीरे अपने आप में क्लियर होता है। अपनी स्थिति भी क्लियर होती है, फिर दूसरे की भी क्लियर होती है। उसके साथ कैसे चलना है, कोई रास्ता निकल आएगा।
चलिए, तो आज की चर्चा यहाँ से शुरू करते हैं। तो हमने समझा कि हर मानव स्वयं में व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है। जब एक मानव स्वयं में व्यवस्थित है तो सुख, शांति, संतोष, आनंद के साथ है। स्वभाव के रूप में धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा के साथ है। अब ये मानव के साथ कैसा जिएगा? इस स्वभाव और धर्म को अब वो मानव के साथ कैसा प्रस्तुत होगा? तो स्वभाव, धर्म स्वभाव के रूप में व्यक्त होता है। देखो, इसको और पीछे ले जाए ना, तो व्यापक वस्तु स्थिति है तो सहअस्तित्व गति है। कहाँ खड़े होकर देख रहे हैं उस पर पता चलेगा। व्यापक वस्तु स्थिति है तो धर्म गति है, धर्म स्थिति है तो स्वभाव गति है, स्वभाव स्थिति है तो गुण गति है। गुण मतलब मैं एक मानव हूं, मान लीजिए कि मैं अनुभव संपन्न हूं, सुख, शांति, संतोष, आनंद के साथ हूं, मैं धीरता, वीरता, उदारता के साथ हूं। अब मैं आपके साथ कैसा प्रस्तुत होऊंगा? मैं आपके साथ जैसा प्रस्तुत होऊंगा उसका जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, इसका नाम गुण है। तो गुण की परिभाषा क्या हुई? परस्परता में प्रभाव ही गुण है। परस्परता में प्रभाव ही गुण है। ठंडे पानी का प्रभाव हमारे शरीर पे कैसा पड़ा? एक ठंडे पानी का प्रभाव सभी के शरीर पे एक जैसा पड़ता है? अलग अलग होता है। मिर्ची का प्रभाव सबके शरीर पे, किसी दवाई का प्रभाव सबके शरीर पे, रूप सबका। इसलिए रूप और गुण परिवर्तनशील है। मेरा प्रभाव सबके ऊपर एक जैसा पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो रूप और गुण परिवर्तनशील है, क्योंकि रूप का मतलब गठनशील परमाणु, गठनशील परमाणु का मतलब परिवर्तनशील, इसलिए रूप परिवर्तनशील। और गुण का मतलब है दो इकाइयों की परस्परता। दो इकाइयों की परस्परता मतलब वो दूसरी दो इकाइयों के साथ एक जैसा नहीं रहेगा, इसलिए परिवर्तनशील रहेगा। रूप और गुण परिवर्तनशील होता है, स्वभाव और धर्म शाश्वत होता है। बढ़िया। रूप और गुण के साथ जिंदा रहना होता है, स्वभाव और धर्म के साथ जीना होता है। रूप और गुण के साथ अभी हम जिंदा रहते हैं, स्वभाव और धर्म के साथ जीना होता है। जब स्वभाव धर्म के साथ होते हैं फिर गुण के रूप में व्यक्त होते हैं, तो वो रूप और गुण भी जीने के स्वरूप में आ जाता है। ये बात ध्यान में आई? ये बात ध्यान में आई? नहीं, आप चल रहे के साथ साथ कि मैं ही बोले जा रहा हूं? बढ़िया बढ़िया बोलने से नहीं होगा, वापस बुलवाऊंगा। कई लोग तो सोच रहे होंगे अब अध्ययन शिविर में तो नहीं आना। सुबह एक सज्जन क्या रहे थे, वो पीछे बैठे पोल के पीछे, बोलो क्या बोल रहे थे? इनका ज्ञान सुनने लायक रहता है। माइक 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 ये माइक आपको तो बोला सर, मैं बहुत कुछ बोला था, इसलिए क्या बोलूँ वो बोलो तो। मैंने तो आपको बहुत कुछ बोला है, अब क्या बोलूँ? नहीं, वो जो आपने बोला कि यहाँ के में ये क्या है कि 5 दिन का शिविर किए पिपराना वाला, पिराना, बरोबर, और पिराना करके सीधे अध्ययन शिविर में आ गए। बरोबर। तो लोगों ने समझाया अभी देखो अध्ययन शिविर में जो है 3-4 शिविर कम से कम किए रहे तब जाना ठीक है। तो उन्होंने सोचा बद्रीनाथ है, घूमना भी हो जाएगा, ऐसा मौका बार बार कहाँ मिलेगा। 4 धाम की यात्रा, ऊपर से अध्ययन बिंदु, सारा पुण्य एक साथ बटोर लो। बोले फिर यहाँ आने के बाद जो समझ में आया है, अब बोलो। हाँ बरोबर, सही बात है। इसलिए यही सोच के आए कि सबने बोला था कि भी 4-5 परिचय, माइक से ऐसे सबको सुना, 4-5 परिचय करके आओ। उसकी उनकी बात सुनी, पर बद्रीनाथ शिविर का नाम सुना, और मेरे दोस्त जो वहाँ भी आए तो उन्होंने बोला भी 4 धाम मुझे भी जाना है। तो मैंने बोला भी इससे बढ़िया तो मौका नहीं मिलेगा। शिविर का अध्ययन का जो भी होना होगा, लेकिन 4 धाम तो कर ले। इसकी वजह से अब तो उनके साथ आ गए, 4 धाम तो हो गया। फिर आए, अभी कुछ
लिया नहीं है, सुना ही है, सुनते हैं अध्ययन में। अब तय कर लिया कि अध्ययन में अब नहीं आएंगे, 1-2 साल तो नहीं आएंगे, परिचय करेंगे, 5-6 परिचय करके फिर बाद में आएंगे। मैंने ऐसा बोला था आपको। बोले 1-2 साल तो अब नहीं आऊंगा। बोले जब आप बोलते हो तो ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, बात तो ठीक है, हाँ समझ में कुछ नहीं आता है। सही बात है, वो बात भी। तो सेम स्थिति हमारी होती थी जब आदरणीय नागराज जी बोलते थे, सुनते समय लग रहा है कोई अच्छी बात बोल रहे हैं, हाँ कमरे से बाहर निकले सब गायब। हाँ सही बात है। तो परेशानी ये होती थी, यार ये आदमी हिंदी में बोलता है और मैं हिंदी जानता हूँ, हाँ ये टिकता क्यों नहीं? हाँ सही बात है। तो सामने वाला हिंदी में कोई बात बोल रहा है और मैं हिंदी भाषा जानता हूँ, हाँ और टिकता कुछ नहीं है। सही बात है। तो बड़ी कोफ्त होती थी अपने आप पे कि यार ये क्या चक्कर है। तो धीरे से समझ में आया कि हमारे पास वस्तु भाषा है, इनके पास मानव भाषा है। तो वस्तु भाषा वाले को मानव भाषा पल्ले नहीं पड़ता है। वैसे ही है जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आपसे करूं, बात तो हिंदी में ही कह रहा हूं, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपसे बात करता हूं तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। जब डॉक्टर अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करेगा तो कैसा करेगा? वो एंडोक्राइन सिस्टम बोलेगा, वो कुछ और बोलेगा, अपने कुछ पकड़ में नहीं आएगा ये क्या बोल रहा है। तो बिल्कुल, तो घटना ऐसी है, तो घटना ऐसी है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक बार आके इतना देख लिया कि यार मानव होने के लिए बहुत कुछ समझना जरूरी है। एक खा पी के हम सोच रहे हैं कि हम मानव हो गए और 4 पैसे कमा के हमको लगता है कि हम मानव हो गए, सही बात, इसका कोई मतलब नहीं है। सही बात। तो अब यहाँ समझ में आया कि हाँ चलो अब कैसे शुरू किया जाए। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, एक शिविर वाले को अध्ययन में ले आओ, फिर उसका सही मन बन जाएगा। जी भैया, बढ़िया, बोलिए। जैसे आप बोले कि धर्म और स्वभाव स्थिर है, तो वो जैसे आदरणीय बाबा जी के संबंध में देखें तो उनका धर्म और स्वभाव तो स्थिर है, पर जो गुण है वो परस्परता में सामने वाला कैसा लेता है उस समय वो गण्य हो रहा है। हाँ, गुण तो उनका भी स्थिर है। हाँ, उनका गुण उनका स्थिर नहीं है, गुण किसी का भी स्थिर कभी भी नहीं रहेगा, यही समझने की बात है। अच्छा, रूप और गुण हमेशा परिवर्तन, उनका स्वभाव स्थिर है। हाँ, हमारा स्वभाव भी स्थिर नहीं है। हाँ भ्रमित मानव का स्वभाव और धर्म दोनों ही नहीं है उसके पास। जी, स्वभाव धर्म नहीं है तो इसका तो गुण भारी तरीके से बदलता है, हाँ, है ना। इसका गुण मतलब गुण तो दूसरे तक क्या पहुंचेगा वो स्थिति रहेगी ना। तो आदरणीय बाबा जी भी या कोई भी अनुभव संपन्न व्यक्ति प्रस्तुत होगा तो सामने वाला तो उसको अपनी चेतनानुसार ही लेगा ना। हाँ। इसलिए जो प्रभाव एक पे पड़ेगा वो दूसरे पे नहीं पड़ेगा, तो गुण अलग अलग हो गया। तो वही गुण मतलब जो सामने वाला जिस तरह से लिया उसको बोल रहे उसको हैं। गुण बोल रहे हैं। परस्परता में जो बोल रहे हैं। प्रभाव, परस्परता में प्रभाव गुण है। अच्छा, प्रभाव मतलब दूसरे तक क्या पहुंचा। उनका स्वभाव स्थिर है तो स्वभाव के स्थिति में और गुण जो है वो गति है, गुण गति। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि उनका भी तो गुण स्थिर ही कहलाएगा क्या भैया? अरे गुण 2 इकाइयों की परस्परता है, अच्छा। एक मानव का नहीं है जी, गुण 2 इकाइयों की परस्परता है। ठीक, गुण किसी एक मानव का नहीं होता है। हाँ, वो जो सामने वाला मानव कहता है कि वो गुणी है, हाँ, क्योंकि उसको वो गुणी लगता है। दूसरा कहता है कि पता नहीं क्या बात करता है, कुछ समझ में नहीं आता और कोई काम की बात नहीं। तो उसके लिए गुणी नहीं है। तो सामने वाले तक जो पहुंचा उसका नाम गुण है। तो वो जो सामने वाला बोल रहा है कि ये गुणी है करके, तो वो उनका स्वभाव स्थिर है, वो है वो बस, गुण। तो सामने में जब परस्परता में आएगा तभी गुण है वो। बस बस, इसलिए रूप गुण हमेशा परिवर्तनशील है। मैं कैसा ले रहा हूं ये है। क्योंकि 2 इकाइयों की परस्परता है। ठीक, हाँ जी, बढ़िया हो गया। फिर एक और सूत्र है। अब देखो, आप तो अध्ययन शिविर में हो तो मैं अध्ययन शिविर जैसी बात करूंगा ना। गुण की उपयोगिता स्वभाव है। गुण की उपयोगिता स्वभाव है। स्वभाव गुण के रूप में व्यक्त होता है और गुण की उपयोगिता स्वभाव है। क्या मतलब? ये जो 2 इकाइयों की परस्परता है, इसका पर्पस क्या है? ये क्यों 2 लोग बात कर रहे हैं? कि सामने वाला भी उस स्वभाव को पा जाए, सामने वाला भी
धीरता वीरता उदारता से संपन्न हो जाए, तो धीरता वीरता उदारता पूर्वक मैं प्रस्तुत हुआ और सामने वाला भी धीरता वीरता उदारता को पा जाए, तो ये गुण की उपयोगिता स्वभाव है कि वो अपने स्वभाव को पहचान ले। तो दो लोग क्यों बातचीत करें? तब समझ में आ गया कि मानव लक्ष्य के अर्थ में सोचेंगे, मानव लक्ष्य के अर्थ में बोलेंगे, मानव लक्ष्य के अर्थ में जिएंगे, इसके अलावा जो कुछ भी किया अपनी कब्र खो देंगे। चॉइस आपकी। कम और ज्यादा। बढ़िया, क्योंकि अस्तित्व में ऐसा ही है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। हाँ, पॉजिटिव बात इतना ही है कि आप बहुत अच्छी आस्था के साथ संवेदनशीलता में लगे हो, तो आप पॉजिटिव अपने में थोड़ा पॉजिटिव बने ही रहते हो और कुछ अपने में पॉजिटिव होता ही है। और कोई दिन मुंडी घूम गई कि क्या निकला, तो दिमाग खराब हो सकता है, ये कभी भी रिवर्स मार सकता है। दोनों रास्ते। चलिए, कहां पहुंचे? अब यह हुआ कि यदि मैं धीरता वीरता उदारता के साथ हूं तो मैं आपके साथ कैसा प्रस्तुत होऊंगा। तो दो मानव के बीच में, दो समझदार मानव के बीच में, या एक समझदार मानव दूसरे मानव के साथ कैसा प्रस्तुत होगा, तो उसको कहा कि एक मानव में जो स्थापित मूल्य है, अरे ये थोड़ा बोलो यार, नहीं आएगा उनको ध्यान, बेचारे वो क्या करें, वो भी है। सब्जी मंडी लगा दी भैया। नहीं, वो फिर कान में गूंजता है। अभी जितना साउंड है बढ़िया। हाँ भैया, एक चीज़ थोड़ी अनक्लियर है कि गुण तो लगातार परिवर्तनशील है, हाँ, और स्वभाव शाश्वत है। हाँ, लगातार परिवर्तनशील है, क्योंकि परस्परता पर, जैसे आज जो प्रभाव आप जब आप पहले शिविर में आए थे तब जो प्रभाव पड़ा, आज जो प्रभाव पड़ा, अब कुछ और प्रभाव पड़ गया। तो परिवर्तनशील का सेंस क्या है वो हमको ध्यान में रहे। जी बोलिए। और स्वभाव शाश्वत है। हाँ, तो स्वभाव गुण की अवस्था अनुसार है प्रभाव शाश्वत। धर्म और स्वभाव शाश्वत है, अवस्था अनुसार निश्चित है। पदार्थ अवस्था का धर्म और स्वभाव निश्चित है, प्राणावस्था का धर्म और स्वभाव निश्चित है, जीवावस्था का धर्म और स्वभाव निश्चित है, ज्ञानावस्था का स्वभाव और धर्म निश्चित है। हजारों साल पहले भी और लाखों साल बाद भी ऐसे ही रहेगा। इसलिए देखिए, भ्रमित मानव कितना भी भ्रमित हो तो भी वो धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा का सम्मान कर ही पाता है। स्वीकार हमको यही है, अच्छाई ही हमको स्वीकार है, क्योंकि वो निहित है, मानव की मौलिकता है, मानव ऐसा ही है, उसकी बनावट ही ऐसी। तो जब हम कहते हैं कि गुण की उपयोगिता स्वभाव है, तो हम उसको मतलब गुण जब एक भ्रमित मानव का तो निरंतर परिवर्तन, मतलब परस्परता में जो प्रयास, परस्परता में जो हमारा श्रम लग रहा है, परिवार में दो लोग बातचीत कर रहे हैं, शिविर में दो लोग बातचीत कर रहे हैं, कहीं भी दो लोग बातचीत कर रहे हैं, तो उसका पर्पस क्या हो? हमारा लक्ष्य मानव चेतना हो कि हमारा लक्ष्य जीव चेतना हो? मानव चेतना हो तो मैं अपने स्वभाव में, सामने वाला भी अपने स्वभाव को पा जाए और मानवीय, मेरा मानवीय स्वभाव प्रमाणित हो गया कि आपने अपने स्वभाव को पा लिया। क्यों बातचीत करें? दो लोग क्यों बातचीत करें? तो हम क्या देखें, क्या बोलें, क्या सोचें, सब कुछ निश्चित हो गया। तो कचरा देखें कि नहीं देखें, कचरा बात करें कि नहीं करें, तो अब ये सारा क्लियर हो गया कि यदि मेरे को समझ में आता है कि मेरा भाव और विचार ही सुख दुख का कारण है, तो मैं क्या सोचूंगा, क्या बोलूंगा, क्या करूंगा, सब तय हो गया। या तो वातावरण बदल जाएगा या मैं वातावरण बदल दूंगा। तो मेरे वातावरण को बदलना मेरी जरूरत है। इसलिए अपने आसपास के परिवेश के 2, 5, 10 परिवारों को शिविर में शामिल कर लेना, ताकि हम वीकली बैठना शुरू हो जाए। ये वीकली वाली चीज को पकड़ लेना एक जरूरत है। वीकली मीटिंग शुरू हो गई तो आपकी एक कंटिन्यूटी बन जाती है।
वो वीकली मीटिंग आपको घर में भी डेली 2 घंटा 1 घंटा देखने समझने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि जब आप वीकली 2 घंटे के लिए मिलते हो और आप खाली हाथ बैठ जाते हो तो आपको अच्छा नहीं लगता है। घर में मेहमान आने वाला होता है तो हम घर को साफ सुथरा करते हैं, बढ़िया खाना बनाते हैं। तो ये प्रोत्साहन विधि है, इसलिए अतिथि देवो भव कहा गया। अतिथि देवो भव का इतना ही मतलब हुआ, जिस दिन अतिथि आता है तो घर की हालत थोड़ी ठीक हो जाती है, घर के लोग में झगड़ा वगड़ा होता रहता है, वो भी अपना आंसू आंसू पहुंच के आने वाले का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चेंज जरूरी है। अभी स्थिति ये हो गई है कि आपकी मानसिकता ऐसी है कि क्यों किसी के लिए कुछ किया जाए, तो कोई आपके यहाँ आना ही नहीं चाहता है। जिनके यहाँ कोई अच्छे लोग नहीं आते हैं उन घरों में मनुष्यत आ जाती है। हाँ, तो बात ये हो रही थी कि बेसिकली इससे हमारा सारा एक जीवन का क्रियाकलाप अपने आप में सेट होता है कि क्या सोचना है, क्यों सोचना है और क्यों बोलना है और क्यों, सब चीज के पीछे क्यों लग जाता है। और क्यों का उत्तर हमेशा एक ही है कि मानव चेतना को पाने के लिए, मानव चेतना को प्रमाणित करने के लिए, मानव लक्ष्य को पाने के लिए, मानव लक्ष्य को प्रमाणित करने के लिए, सुख की निरंतरता को पाने के लिए, सुखपूर्वक जीने के लिए। कोई भाषा कुछ भी बनाए, मूल बात उतनी ही रहती। मैं जो इम्पोर्टेंट बात कह रहा था वो ये है कि अभी हमारे परिवारों में कोई, देखो अपने परिवार यदि सही मायने में देखेंगे ना, जो तीर्थ की परिभाषा है, तीर्थ की परिभाषा ये है कि जो मन को तार दे उसका नाम तीर्थ है। तो इस देश में जीवंत तीर्थ की कल्पना थी कि तीर्थ का मतलब है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जाते हैं जिनको हम महापुरुषों के नाम से पहचानते हैं। उनसे मिलने से और उनसे बात करने से हमारे जीवन में कुछ उस तरह के परिवर्तन आते हैं जो हमारी मेहनत से नहीं आ सकते थे। बिल्कुल वैसे ही है ना कि पड़ोसी कार ले आया तो हमारा कार के लिए मन बन गया, बिल्कुल वैसे ही है। इसमें कुछ और अलग से कोई बात नहीं है। किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ आचरण के साथ जीते हुए देख के जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है वो प्रभाव सबसे गहरा प्रभाव है। देखो ये वो प्रभाव है जो गांधी जी चले गए, हजारों साल से आज तक गांधी जी हो रहा है। और ये तो वो नाम है कुछ जो थोड़े से ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, इसलिए ऐसे तमाम नाम मिलेंगे आपको हर जगह में। जैसे गुजरात में जाओगे कितने सारे नाम ऐसे मिलेंगे जो किन्हीं साधु संत के नाम से जाने जाते हैं या किसी और अच्छे काम के नाम से जाने जाते हैं, और उनका एक प्रभाव समाज के ऊपर बना रहता है। तो किसी जीवंत समाज का मतलब है कि वहाँ उस समाज के कुछ लोगों ने अपने शरीर की सीमाओं से उठ के और सही अर्थों में ज्ञान की किन्हीं ऊंचाइयों को छुआ। ऐसे लोगों को देख के हमेशा ये ध्यान में बना रहता है कि मेरे से कोई ऊपर की चीज उपलब्ध है। और आदमी को ये स्वीकार नहीं है कि मैंने कोई ऊपर की चीज देख ली तो मैं ऐसा नहीं हूं। पड़ोस में कार आ गई तो मैं कार ले ही आऊंगा कोई दिन, और मैंने किसी श्रेष्ठ आचरण को देख लिया तो वैसा मैं होना चाहता ही हूं, और फिर मेरी एक अपनी स्थिति गति है कि कैसे होऊंगा। तो मेरा कहना है कि यदि ये कंसिडरेशन नहीं है हमारे भीतर, हमारे परिवार में वो स्थितियां नहीं बनी, तो हम कुल मिला के क्या करते हैं? कुल मिला के इतना ही करते हैं कि हम खाने पीने में लगे रहते हैं और बीच बीच में कभी हम होटल में चले जाते हैं या बर्थडे होटल में मना लेते हैं। तो हमारी सारी खुशियां होटल तक सीमित हैं, हमारी सारी खुशियां कहीं घूमने फिरने तक सीमित हैं। आदमी की शक्ल हमने नहीं देखी, और हमारे घर में ऐसे लोगों का आना जाना भी नहीं होगा जो आदमी होने के लिए या उस तरह से कोई प्रयासरत हैं। तो हमको कोई ऐसी प्रेरणा भी नहीं मिलती है कि हम ऐसा हों। इसलिए ये जो महापुरुषों का इतना सम्मान किया जाता है, हमारे घर में आ जाओ और घर में चरण पड़ जाएं, इन तमाम बातों के पीछे इनके मूल में सार इतना है कि हमारे परिवार में किसी ऐसे व्यक्ति के आने से जो घर का एक वातावरण कुछ समय के लिए तो बदल ही जाता है, कुछ समय के लिए तो घर के लोगों को एक अपने से बड़ी साइज की कोई चीज दिख जाती है और उसका कोई अपनी चेतना पे प्रभाव पड़ता है। अभी हमको लगता है कि कोई बाहर से क्यों आया, उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा या उसके लिए अपने कोई व्यवस्था बदलनी पड़ेगी या अपना कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई बड़ी चीज की हमको जब वैल्यू ही नहीं है तो उधर श्रम क्यों लगाया जाए, है ना।
तो इसका मतलब है कि यदि हम में, यदि मानव में, यदि बचपन से ही एक परिवार में गुणात्मक परिवर्तन, मानव में गुणात्मक परिवर्तन शरीर यात्रा चलाने का लक्ष्य है, तो फिर वैसे ही हमारा आदान प्रदान बना रहेगा। और मैं बहुत दिल से इस बात को कहना चाहता हूं कि शिविरों का प्रभाव, बोलने का प्रभाव अपनी जगह है, लेकिन यदि अपने घर में ऐसे लोगों का आना जाना बना रहता है जिनका जीना श्रेष्ठ है, उसका जो प्रभाव परिवार पे पड़ता है उसके जैसा प्रभाव कोई दूसरा नहीं। क्योंकि साक्षात किसी चीज को देखना, मिलना, सुनना, उससे बड़ा कोई प्रभाव हमारे पास नहीं। तो इस रूप में जितना जितना हमारा ध्यान इन चीजों की तरफ जाता है, तो वैसे वैसे हमारा एक जीवन शैली है ना। देखो, किसी वो कहते हैं ना कि जैसी किसी आदमी को पहचानना, आजकल लड़का लड़की देखने का एक वो रहता है कि लड़का कैसा है, थोड़ा पता करना मुश्किल होता है। तो उसको पता करने का एक ही तरीका है, उसके व्हाट्सएप पे या उसके फेसबुक पे बोलते हैं वो कौन लोग उसके दोस्त हैं। तो कौन लोग उससे दोस्त हैं, उससे पता चल जाएगा कि ये कैसा है। तो जिसकी जैसी संगत है वैसे दोस्त ढूंढेगा। तो हमारी जैसी संगत होती है हम वैसे लोगों को ढूंढते हैं। और यदि हमारी संगत, हमारा इसी बात को दर्शन कहता है कि वातावरण, अध्ययन और संस्कार, तीन के योग में एक आदमी की यात्रा होती है। तो एक आदमी की यात्रा, उसके संस्कार, खुद के संस्कार कैसे हैं, जैसे भी हों, लेकिन एक श्रेष्ठ वातावरण मिल जाता है तो उसमें वो सही निर्णय लेता है। अध्ययन का मतलब है न्याय, धर्म, सत्य के अर्थ में निर्णय ले पाना। तो क्या चीज हम बदल सकते हैं? हमारे पास बदलने के लिए एक ही बात है कि वातावरण को बदल दें। अध्ययन शिविर क्या है, परिचय शिविर क्या है? एक ज्ञान का वातावरण है। इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग का वातावरण है। तो हमारे परिवारों के भी वातावरण को बदलने की जरूरत है। इसलिए हमारे परिवारों का ऐसे लोगों से मिलना जिनके परिवारों का वातावरण बदला हुआ है, और जिनका वातावरण बदला हुआ है ऐसे लोगों को अपने परिवारों में आमंत्रित करना। और आमंत्रित करना क्या मतलब? खाना खाने के लिए आमंत्रित करना कि कुछ गोष्ठी करना? तो गोष्ठी ही वो चीज है, जैसे परिवारों में, रायपुर में या कहीं भी गोष्ठी होती है, तो इस संडे हमारे यहाँ रहेगी, अगले संडे आपके यहाँ रहेगी। तो इस संडे सब मिलके आपके यहाँ 2 घंटे बैठ लेते हैं, अगले संडे आपके यहाँ बैठ लेते हैं। इस बीच में जो बच्चे उसको देखते रहते हैं, बच्चों में एक बड़ा परिवर्तन आ जाता है। बच्चे हमारे साथ बैठे नहीं हैं, केवल हमको देख रहे हैं। बच्चों में जो चेंज आता है वो बहुत बड़ा आ जाता है, क्योंकि वो बच्चे हम बड़ों को साथ मिलके किसी ज्ञान पे बात करता हुआ देखते हैं, मिलजुल के एक दूसरे को सहयोग देते हुए देखते हैं। ये जो देखने से सोशलाइजेशन होता है, ये जो बच्चे का सामाजिकरण है, इसके अलावा सामाजिकरण की कोई और प्रक्रिया हमारे पास नहीं है। बोर्ड पे पढ़ाने से सामाजिकरण नहीं आता है। दूसरों को जीता देखते हुए, देखते देखते ही सामाजिकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये सारी बातें कैसे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ जाती हैं, उस पर कुछ हमने चर्चा की। बोलिए, कहां पहुंच गए? कुछ ध्यान में आया? ध्यान में आया क्या क्या हो रहा है अपने परिवारों में? सुबह उठो, खाना पीना खाओ, पोचा वोचा मार के घर साफ कर लो, है ना, और फिर दोपहर का खाना बना लो, फिर चाय पी के शाम का बना लो, सो जाओ, थोड़ी देर व्हाट्सएप देख लो, आज का दिन पूरा हो गया। हाँ जी। तो क्या ऐसा माना जाए कि शिक्षा का तात्पर्य मानव स्वभाव में स्थिर हो जाए? और क्या, इतना ही है, इतना ही है बस। शिक्षा का कुल तात्पर्य इतना है कि एक व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने मानवीय स्वभाव धर्म को पा जाए। अपने स्वभाव धर्म में स्थित हो जाना ही शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य। तो इसलिए शिक्षा की अपन परिभाषा भी किए थे, मानव लक्ष्य की पहचान और मानव लक्ष्य के अर्थ में जीने की योग्यता अर्जन का नाम शिक्षा है। मानव लक्ष्य की पहचान और मानव लक्ष्य के अर्थ में योग्यता अर्जन का नाम शिक्षा है। बढ़िया, आगे चलते हैं। बद्रीनाथ अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह। जगह थोड़ी अच्छी ढूंढनी पड़ेगी। इसको अच्छा बना देते हैं। नहीं, इसको अच्छा नहीं बनाएंगे। देख लीजिए,
आपने कहा खरीद के इंस्टॉल कर देंगे, नहीं, बस चारों तरफ सिवाय पहाड़ियों के कुछ ना दिखे, आजू बाजू कोई बिल्डिंग ना दिखे, ऐसी जगह ढूंढना है। आपकी जिम्मेदारी ढूंढ लेंगे, ये आपको छोड़ दीजिए, हम आप ढूंढ लेंगे, हिम्मत भाई हमारे साथ, हम लोग ढूंढ लेंगे। तो प्रोग्राम तो तय हो गया, अगली नवरात्रि है। इस पूरा कंटेंट का वातावरण ऐसा है, एक तो जो लोग आए 2-5 शिविर किए हुए हो, क्योंकि उस गहराई में अपन जा नहीं पाते। इस शिविर में ये हो रहा है कि मैं तो बोल रहा हूं, लेकिन आप उस गहराई में नहीं जा रहे हो। आपके क्वेश्चन मतलब अन्यथा न लें, बात तो साफ साफ ही होगी, आपके क्वेश्चन उस गहराई के नहीं आते हैं, क्योंकि आपकी वो तैयारी अभी नहीं है। तो यदि 2-5 शिविर किए हुए लोग आएंगे तो उनकी वो तैयारी होगी, वो उस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे और उस तरह का डिस्कशन हो पाएगा। और जगह ऐसी ढूंढी जाए जहां आजू बाजू ये पत्थर फोड़ने का शोर ना आता हो, ये बिजली ना भागती हो, है ना ये चिटर पिटर नहीं होती हो, है ना, केवल चारों तरफ पहाड़ियों के सिवा कुछ ना दिखता हो। थोड़ा आगे चलेगा माना की तरफ, पूरे गंगोत्री के 100 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी चले जाओ। ठीक है, अगली बार ये हम दोनों और किसी और को ले लेंगे, लोकल हिमांशु भैया बोल रहे हैं। हाँ, ऐसे 2-3 की कमेटी बना के अगली नवरात्रि में इससे बेहतर होगा। हाँ, गोपाल भाई, हिम्मत भाई और हिमांशु भाई ने तालियां बजाई। गोपाल भाई, हिम्मत भाई और हिमांशु भाई की जय हो। बाबा की बात कीजिए। जी होने से बाबा की जय अपने आप हो जाएगी। हाँ जी, तो हम चर्चा कर रहे थे कि परिवार पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि परिवार का कोई प्रयोजन होगा, परिवार का कोई प्रयोजन होगा। तो ये कह रहे हैं कि यदि ऐसा कहें तो एक चीज समझ कि परिवार की आवश्यकता ही क्यों है, परिवार का स्वरूप क्या है ना। तो इसको लेके कहेंगे कि परिवार का पर्पस क्या है और परिवार में उस पर्पस को पाने के लिए संबंध का स्वरूप क्या है, परिवार का प्रयोजन क्या है, उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए परिवार में संबंध का स्वरूप क्या है और परिवार का भौतिक स्वरूप क्या हो। जैसे आजकल माँ बाप और बच्चे साथ में रहते हैं, इसको जॉइंट फैमिली बोलने लगे। पहले जॉइंट फैमिली किसको बोल रहे थे? उसमें सब होते हैं, उसमें दादा दादी चाचा चाची, ठीक है। तो अब ये हो गया कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ रहते हैं तो ये जॉइंट फैमिली है, और बच्चे केवल या हम अपने केवल अपने बच्चों के साथ रहते हैं तो ये न्यूक्लियर फैमिली है। तो पहले जिसको जॉइंट फैमिली बोलते थे और जिसको न्यूक्लियर फैमिली, माँ बाप बच्चों के साथ में रहते हैं, ये न्यूक्लियर फैमिली थी। तो पहले जिसको न्यूक्लियर फैमिली बोलते थे अब उसको ट्रेडिशनल न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, परंपरागत पुरानी वाली हो गई है। अब लेटेस्ट न्यूक्लियर फैमिली है कि पति पत्नी अलग रहते हैं बच्चों के साथ, पति पत्नी अलग रहते हैं। मैंने एक दिल्ली का डाटा आपको शेयर कभी किया था कि शायद जितने लोगों का डिवोर्स हो गया है उससे ज़्यादा लोग डिवोर्स नहीं हुआ है लेकिन अलग अलग रहते हैं, और उससे कहीं ज़्यादा लोग अलग ही रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। मानसिक डिवोर्स हो गया, एक दूसरे में कुछ रस बचा नहीं। तो इसका मतलब है फिर फाइनली ये कह रहे हैं कि भाई परिवार किसको बोलें, तो फिर लिव इन को परिवार बोलें कि नहीं बोलें? साथ तो रह रहे, फिर और नए कंफ्यूजन क्रिएट हो गए हैं। लड़का ही लड़के से शादी कर लेगा तो क्या करोगे, या लड़की लड़की से करेगा तो अब उसको क्या बोलें कि नहीं बोलें, वो परिवार है कि नहीं है, उस पर बहस चली रही है और बहुत सारी बातें हो ही रही हैं। और आदमी के से साथ मन न लगे तो कुत्ता बिल्ली पाल लो, तो एनिमल ह्यूमन फैमिली, वो भी एक नया स्वरूप है।
है ना। अभी तो शादी कम से कम लड़का लड़की जो भी सही आदमी तक ही सीमित है, कल आदमी बिल्ली से शादी कर लेगा, कुत्ते से शादी कर लेगा, इसमें भी क्या दिक्कत है। और फिर इतना ना बचे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गुड़िया आ गई, उससे शादी कर लेगा, तो इसमें भी क्या दिक्कत है। तो आदमी पहले मानव अपोजिट सेक्स से शादी करता हुआ, सेम सेक्स से शादी करता हुआ, पशु से शादी करता हुआ, और अपने यहाँ तो पेड़ से भी शादी होती है, तुलसी विवाह है। पिछले साल और समझी है दोनों, हम लोगों ने बरगद पीपल की शादी करी थी, खुले आम लड़कों। हाँ, खाना खाया, राज्यपाल जी ने प्रशस्ति पत्र भेजा। वही क्योंकि आदमी की शादी तो चले नहीं, कम से कम बरगद पीपल की चल जाए, है ना। तो हम तो प्राणावस्था से भी शादी करते हैं और हम सब पदार्थ अवस्था से भी कर सकते हैं, उससे नीचे गिरने की कोई जगह अभी है नहीं। इतनी वैरायटी आ गई। तो इतनी वैरायटी में से अब कैसे तय करें कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या सही है और क्या गलत है, और उसका सही और गलत होने का यूनिवर्सल आधार क्या है, इस बात को कहीं ना कहीं सोचना होगा। तो चलिए एक एक करके बढ़ते हैं। तो परिवार का प्रयोजन क्या है। जब परिवार के प्रयोजन की बात कर रहे हैं तो बेसिकली एक परिवार में क्या ऐसी चीज है जो परिवार से बाहर हमको कहीं नहीं मिल सकती है। परिवार में सब जो पूरा परिवार है, दादा दादी है, माँ पिताजी है, छोटे भाई बहन है, सब साथ रहते हैं। और परिवार में माइक लो, माइक लो। परिवार से है ना, तो परिवार को आपने समझे हुआ पहले परिवार में सब लोग साथ रहते हैं, माँ पिताजी होते हैं, दादा दादी होते हैं, चाचा चाची है, छोटे छोटे बच्चे सब साथ रहते हैं। और परिवार में जो अब अभी जो शुरू हुआ कि माँ पिता के साथ ही बच्चे रहते हैं, लेकिन जो संयुक्त परिवार में रहते हैं उनमें कितने ही बच्चे हो तो माँ पिता को पता भी नहीं चलता है कि उनके बच्चे कहाँ बड़े हो गए। दादा दादी है और सब पूरे परिवार वाले सब लोग सबको संभाल लेते हैं और आपस में जो घर के जो बड़े होते हुए उनकी आमन्या रखते हैं, उनकी बात सुनते हैं। और परिवार और जो बड़े होते हैं, दादा दादी होती है, उनकी मान मर्यादा बहुत रहती है। कितना पुराना सॉफ्टवेयर है। 50 साल पुराना सॉफ्टवेयर है। देखो यदि वो इतना ही अच्छा था तो क्यों टूट गया। कोई चीज अच्छी है, जैसे हमने खाना पहचान लिया तो डे बाई डे और बेहतर हो रहा है। कितने प्रकार के नए खाने आ गए हैं, है ना। हमने मकान पहचान लिया है, डे बाई डे अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है। हमने सड़कें, कंप्यूटर, कैमरा, है ना, लैपटॉप, मोबाइल, दिनों दिन अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है। कैमरे अच्छे आ रहे हैं पहले से कि खराब आ रहे हैं। कैमरे अच्छे आ रहे हैं ना, और मोबाइल भी और अच्छे आ रहे हैं। पूरी दुनिया मोबाइल में आ गई। लेकिन उनके माध्यम से सोच बदल गई। हाँ, उनके माध्यम से सोच बदल गई कि इसकी सोच में दम नहीं था। एक तो वही यही बात समझने की है। देखो ये कितना गहरा है, ये कंडीशनिंग बहुत गहरी है। मोबाइल ने हमारी सोच बदल दी, वेस्टर्न संस्कृति ने हमारी सोच बदल दी, है ना, और कार ने मेरे को प्रभावित कर दिया, और उस बाजार ने मेरे को प्रभावित कर दिया। यार तुम इतनी आत्मा परमात्मा वाली सोच वाले थे, इतने बड़े आदमी थे, और पत्थर जैसी चीजें तुम्हारी सोच को बदल दे रही हैं, तो तुम्हारी सोच में कोई दम था कि नहीं था। तो इसका मतलब अपनी सोच में कोई दम नहीं था, बेकार कपड़े ओढ़े हुए थे, आंधी आई उड़ गए हैं? क्यों बदल गया? यदि ठीक था तो क्यों बदल गया? क्यों नहीं हम बचा पाए? हम तो इतनी बड़ी संस्कृति के मालिक हैं।
हम तो इतनी बड़ी ज्ञान की धरोहर और इतनी बड़ी परंपरा के मालिक हैं। इसका मतलब है कि केवल मन के लेवल पे जी रहे थे, कुछ मान के जी रहे थे, कुछ आस्थाओं में जी रहे थे, है ना। आधार बहुत गहरा नहीं था, फिर भी कुछ अच्छी आस्थाएं थी, उनकी अपनी सच्चाई है। कुछ लोगों ने बहुत जिंदगी लगाई, कुछ काम की बात भी थी, लेकिन फिर भी ये तो कहना पड़ेगा कि जिस तरह से हम उखड़ गए, इसका मतलब है, लेकिन ये तो बहुत स्पष्ट कहना पड़ेगा कि मानव के पास आधार, जीने का आधार, परिवार में जीने का आधार हमारे पास नहीं था। परिवार में जीने का आधार होता तो ये इस तरह से नहीं उखड़ता। तो हमारा जॉइंट परिवार हमारी व्यवसाय की आवश्यकता थी। खेती में ज्यादा लोग फ्री के चाहिए, और व्यवसाय करना है तो ज्यादा लोग शुरू में फ्री के चाहिए, क्योंकि इतने लोगों को खरीद के आप व्यवसाय शुरू नहीं कर सकते। आप देख लीजिए, आज भी जॉइंट फैमिली या तो बिजनेस फैमिली में मिलेगी या एग्रीकल्चर फैमिली मिलेगी, इसके अलावा जॉइंट फैमिली नहीं मिलेगी आपको। तो इसका मतलब है कि अभी तक का जो हमारा जॉइंट फैमिली था, अभी तक की जो हमारी मानव को लेके परंपराएं थी, वो हमारी व्यवसाय की आवश्यकता है। और एक बहुत गहरी बात कहना चाहता हूं, अभी तक लगभग मानव की मानसिकता उसकी व्यवसाय की मानसिकता है। जिस व्यवसाय को जो मानव कर रहा होता है वही उसकी मानसिकता होती है। इसलिए टीचर कम्युनिटी की एक प्रकार की मानसिकता होती है, बिजनेस कम्युनिटी की एक प्रकार की मानसिकता होती है, एग्रीकल्चर कम्युनिटी की एक प्रकार की मानसिकता होती है। ये भी, इस तरह का भेद भी बहुत क्लियर पाया जाता है। बोलते हैं सुनार के बारे में क्या बोलते हैं? सुनार के बारे में ऐसा बोलते हैं कि वो किसी का मतलब वो उसका जो काम है थोड़ा सा काट लेना, वो अपने घर का भी आएगा उसमें से भी थोड़ा सा काट लेना, ऐसा कहा जाता है। इस तरह की बाजार की, अब वो करता है नहीं करता है, लेकिन एक मानसिकता की बात है। तो इससे ये समझ में आता है कि अभी जो लोग जिस व्यवसाय को करते हैं वही मानसिकता के साथ कम ज्यादा वो मानसिकता उनको प्रभावित करती है। इसका मतलब है कि कोई मानव चेतना, इसलिए बहुत फिर से कह रहा हूं, आपका ध्यान इस बात पे चला जाए कि ये कोई जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है मानव में, तो एक समय तक हमने अपने आप को वंश मान के जिया। वंश मान के जिया मतलब पशु मान के जिया, और उसके ट्रेसेस अभी तक हमारे साथ चल ही रहे हैं। शादी क्यों करना है? वंश बढ़ाने के लिए। आज तक हम शादी का मतलब वंश बढ़ाना ही माने हैं। इससे सिद्ध होता है कि हमने स्वयं को वंश माना है। उससे आगे चले तो हमने कर्म के आधार पे जिया, वंश मान के जिया, फिर कर्म के आधार पे जिए। तो कर्म के आधार पे तमाम पुरानी पूरी की पूरी सामाजिक संरचनाएं टूट गई, क्योंकि किसी भी परिवार का बच्चा कोई भी कर्म करने के लिए आगे बढ़ गया तो मोची का बच्चा मोची का काम करेगा ऐसा नहीं है, ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण का काम करेगा ऐसा नहीं है, वो रिवर्स कर सकते हैं। मोची का बच्चा ब्राह्मण का काम करेगा और ब्राह्मण का मोची का करेगा, ये सब रिवर्स हो सकता है। तो अभी तक हमने कर्म तक पहुंचे, और उसमें आईटी आ गया, और उसमें है ना पूरा संसार छान डाला। यहां तक करने के बाद में पता चला कि तृप्ति अभी भी नहीं आई है, तो अब ज्ञान की आवश्यकता है। तो हम तीसरी जगह में आ गए। वंश विधि से जिए मतलब बच्चे पैदा करते रहे, खाने पीने का जुगाड़ करते रहे। कर्म विधि से जिए तो हमारे पास सुविधाओं का अंबार लग गया। कर्म विधि से जीने के बाद, सुविधाओं का अंबार लगाने के बाद भी समझ में आया कि मानव का जीना नहीं हुआ, तृप्ति नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि अब हमको ज्ञान विधि के जीने की तो ये भी एक क्रम है, कुछ गलत हो गया ऐसा नहीं है, क्रम है। हम बड़े हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, और उस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो परिवार का प्रयोजन की बात करेंगे तो क्या प्रयोजन है परिवार का? परिवार का प्रयोजन मतलब मूल में मानव का प्रयोजन, मूल में मानव का प्रयोजन। तो मानव का प्रयोजन क्या है? मानव लक्ष्य। तो इसका मतलब हुआ परिवार की परिभाषा हुई। तो परिवार की परिभाषा कहें समाधान और समृद्धि पूर्वक
जीता हुआ मानव समूह, और ऐसा जिएगा तो क्या करेगा, जो जिसके पास है वो बांटेगा, है ना, समाज में अभयता के लिए भी काम करेगा ही। तो परिवार का जो प्रयोजन है कि वो समाधान समृद्धि पूर्वक जीता हुआ मानव समूह है। तो परिवार में जितने बड़े लोग हैं, ओह ये कुछ गड़बड़ होती है। नहीं। हाँ जी, ठीक है। मानव अभी के परिवार की परिभाषा क्या होगी? अभी के परिवार की परिभाषा क्या होगी? सुविधा संग्रह पूर्वक अमीरी या गरीबी के साथ जीता हुआ परिवार समूह। ठीक हो गया? तो बेसिकली परिवार का मतलब हो गया कि परिवार का मतलब ही है कि सीधा सीधा कि वो समाधान समृद्धि को प्रमाणित करेगा, सभी तो ही परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हो सकता है। इससे कम में परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त नहीं होगा। इस शिविर में मानव की आवश्यकता की वो सब चर्चाएं नहीं किया है, ये मानते हुए कि आप परिचय शिविर किए हुए हैं, है ना। तो समृद्धि का भाव कब आएगा? जब हम अपनी आवश्यकताओं को पहचानते हैं। और आवश्यकताओं को कैसे पहचानेंगे? कि जीवन की आवश्यकता अलग है, शरीर की आवश्यकता अलग है, और दोनों को पूरा करने का तरीका अलग है। तो इसलिए बढ़िया सूत्र है कि समाधान के बिना धरती पे एक मानव समृद्ध हो नहीं सकता। समाधान के बिना धरती पे एक मानव समृद्ध हो नहीं सकता, नहीं तो जितना आए फिर कम ही लगता है। तो समाधान पूर्वक हम अपनी आवश्यकताओं को पहचान पाते हैं। तो अभी सारा संकट हमारा इतना ही है धरती पे, सारा धर्म अध्यात्म विज्ञान सब कुछ करने के बावजूद दो संकट हमारे पास लगातार बने हुए हैं। एक तो अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जिया जा सके, इसकी कोई हमारी समझ नहीं बनी है। दूसरा, एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी आवश्यकताओं को पहचान सके, इसकी हमारी कोई समझ नहीं बनती। अर्थशास्त्र में 10 पीएचडी करने के बावजूद भी एक परिवार में ये समझ नहीं बनती है कि हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं के लिए दूसरों से प्रभावित नहीं होते, अपनी आवश्यकताओं को स्वयं के परिवार की आवश्यकता के आधार पर पहचान पाते हैं और उसके साथ हम जी सकते हैं। इसलिए एक परिवार हमेशा अभाव की मानसिकता में ही जिएगा जब तक समाधान नहीं होगा पूरे परिवार में। तो अब एक आदमी के समझदार बनने से काम चलेगा कि पूरे परिवार को ही समझदार होने की जरूरत है? पूरे परिवार को ही समझदार होने की जरूरत है, नहीं तो घर कितना बड़ा होगा ये तय ही नहीं होगा। कितना भी बड़ा खरीदो किसी से छोटा ही दिखाई देगा और हमेशा अपने आप को गरीबी महसूस करेंगे। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि समाधान के बिना एक मानव समृद्ध हो नहीं सकता, और जब तक परिवार के सारे बड़े लोग समझदार नहीं है तो उस परिवार में समझदारी का वातावरण नहीं है, और बच्चे फिर उसी तरह की बात सुनते हैं। घर में क्या क्या बातें होती हैं? देखो उसका मकान, देखो उसकी गाड़ी, देखो उन्होंने कितना पैसा कमा लिया, है ना। तो घर में जो बातचीत हो रही है बच्चा उसको सुन रहा है। और हमारे घर के बड़े लोग किन चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं और घर में कौन आता है तो उसका किस तरह से कौन आता है और उसका कैसे सम्मान होता है, बच्चा सब देख रहा है। तो धीरे से बच्चा पहचान लेता है कि काम की चीज पैसा ही है, कैसे भी कमाओ। तो यहां से हमारा परिवार का प्रयोजन के बारे में क्लैरिटी बनी कि परिवार का प्रयोजन का क्या मतलब है। देखो, अब यदि हम जितनी चर्चा हम पहले कर चुके हैं उस सबको ध्यान में रखें तो एक परिवार में क्या क्या काम हो रहा है। एक परिवार समाधान समृद्धि पूर्वक जीता हुआ है, एक परिवार समाधान समृद्धि पूर्वक जीता हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे समाधान समृद्धि पूर्वक जीते हुए परिवार में
नए बच्चों का जन्म होता है, अगली पीढ़ी आती है, एक नई पीढ़ी है ना, बच्चे उस परिवार में आते हैं। बच्चे उस परिवार में आने का क्या मतलब है कि हमने किसी जीवन को शरीर उपलब्ध कराया ताकि वो अपनी जागृति को प्रमाणित कर सके। जिस तरह से हमारे माता पिता ने हमको शरीर उपलब्ध कराया और इस शरीर के माध्यम से मैं मेरी जागृति को है ना पाने का प्रयास कर रहा हूँ, प्रमाणित करने का प्रयास। तो परिवार में एक बड़ा काम होता है जिसमें कि हम दूसरे बच्चे को शरीर उपलब्ध कराते हैं। परिवार में एक तीसरा बड़ा काम होता है ना, कि परिवार बेसिकली यौनेच्छा तृप्ति की व्यवस्था है। ये एक सामाजिक व्यवस्था है ना, यौन इच्छा पूर्ति की, यौन पीड़ा की व्यवस्था है। ये भी एक परिवार का स्वरूप है जो एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में स्व नारी स्व पुरुष के रूप में स्वीकृत है। तीसरा है ना, वो पूरा परिवार पूर्णता के अर्थ में सामाजिक अभयता के अर्थ में काम करता है, समाज में अभयता के अर्थ में योगदान देता है, व्यवस्था के अर्थ में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करता है। तो यदि परिवार को इस तरह से हम देखते हैं तो हमको परिवार का एक बड़ा स्वरूप दिखाई देता है, एक बड़ी पिक्चर सामने आती है। बढ़िया। तो अब यहाँ से आगे और चर्चा करेंगे और हमारा ध्यान जाएगा। पहले भी इसको बोल के एक बार आगे बढ़ लेते हैं। तो देखो अब क्या लगता है कि शादी का क्या पर्पस है? शादी का क्या पर्पस है? शादी क्यों करना है? या शादी दो लोगों के बीच की घटना है, दो परिवारों के बीच की घटना है, कि विवाह एक सामाजिक घटना है? क्या लगता है? विवाह दो लोगों के बीच की घटना है, दो परिवारों के बीच की घटना है, कि विवाह एक सामाजिक घटना है? है? तीनों है। नहीं, जब सामाजिक कह रहे हैं तो नीचे का दोनों आ ही गया, वो तो खैर बाय डिफॉल्ट है। जब दो परिवार बोल रहे हैं तो वो दोनों उसी परिवार में से हैं, तो वो तो ठीक ही है। क्यों सामाजिक घटना है? इसको सामाजिक घटना बनाने की क्या जरूरत है? भाई आपके परिवार में एक लड़की आनी है, गाड़ी लेके जाओ, एक सीट खाली लेके जाओ, एक सीट पे उसको बिठा के ले आओ, खत्म बात। परिवार में ज्यादा लोग हों, दो गाड़ी लेके चले जाओ, एक सीट खाली ले जाओ, बिठा के ले आओ। और दो ही लोगों के बीच में तो मोटरसाइकिल लेके जाओ, बिठा के ले आओ। इतना हल्ला दंगा करने की क्या जरूरत है? तो क्या बोले बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना होता है? शादी किसी और की है, कपड़े हम खरीद रहे हैं, सूटकेस हमारा बदल गया है ना, उस चक्कर में 25,000 की हमारी चपत लग गई। अगर गलतफहमियों में भी देखें तो पीछे जब शादी हो रहा था तो उसमें पूरा गांव और उससे जुड़े हुए सारे परिवार और जो कला संस्कृति और वर वधू के साथ दोनों तरफ का जो है रिश्ता नाता और सब तो सबकी जागृति के अर्थ में ही था। जागृति समझा नहीं था तो कम से कम शरीर के पोषण संरक्षण के अर्थ में तो जी ही रहे थे, भ्रमित होने के बावजूद भी। और सभी एक उसमें उत्साह से जाते थे और एक गांव का रिश्ता दूसरे गांव से पूरा जुड़ता था और उससे कम से कम सहयोगी बने रहते थे। हम लोग बचपन में देखे थे और जब से ये जो है भागा दौड़ी शुरू हो गया, गांव के लोग जो है बाहर भागने लगे
तो इसके बाद से परिवर्तन आया, नहीं तो कुम्हारी, लुहारी, सुनारी, बढ़ईगिरी और तमाम तरह की विधाएं थी, और एक दूसरे के उत्पादन का पूजन और उत्पादक का चौखट पर सम्मान था, और सबका पहचान और सबका योगदान था, और इस तरह से चल रहा था। हाँ देखो, इन सारी बातों को जब हम बताते हैं तो ये भूल जाते हैं कि उन्हीं लोगों को हम छोटा भी मानते थे और अपने घर की खटिया पे नहीं बैठने देते थे। मतलब दोनों पक्षों को कहीं से याद रखना होगा। जो हम स्वर्ण जाति के लोग कहलाते हैं, हम उन्हीं जाति को, जो काम करने वाली जातियां थी, उनको छोटा भी मानते थे। वो हमारे सामने बैठते नहीं थे, बैठ नहीं सकते थे, हमारे बर्तनों में चाय नहीं पी सकते थे। ये सब भी साथ में जुड़ा हुआ चल ही रहा था। मेरे को नहीं पता है कि ठीक तो मैं फिर से वही बात कहूंगा कि जब सब कुछ इतना बढ़िया था, इसका मतलब मानने के आधार पर कुछ अच्छी परंपराएं बनी। उनके बीच में चूंकि मानव की समझ नहीं रही थी, कोई ना कोई गैप तो रहेगा ही। वो दूर क्यों जाए, हमने तो घर में ही लड़का लड़की में इतना भेद कर रखा था, है ना। नॉर्थ इंडिया में जो महिला पुरुष में असमानता है, उसको तो महिलाओं ने झेला है, उसकी प्रतिक्रिया भी अब दिखाई देती है। ये जो बहुत सारा जो पति विरोधी, बहुत सारा जो ये आंदोलन है, ये कहीं ना कहीं उस तरफ से चढ़ा हुआ है कि जहां उसके व्यक्तित्व को रोंदा गया है या उसको नहीं स्वीकारा गया। तो ये सारी बातें एक साथ भी चलती हुई दिखाई देती हैं। कुछ अच्छा भी है, कुछ उसमें गैप भी है, क्योंकि सामान्य सी बात है, जब मानव की समझ नहीं है तो ये कुछ ना कुछ बना रहेगा। तो इस रूप में, लेकिन अब ये समझ में आता है कि अब यदि हम विवाह को देखें तो किस रूप में देखें, जागृति के अर्थ में विवाह को देखें तो किस रूप में देखें। तो बेसिकली विवाह क्या चीज है, तो विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अभी कम से कम जितनी चर्चा हम अभी पिछले 7 दिन में कर चुके हैं, उसका एक मतलब तो समझ में आ गया कि मूल रूप में जीवन है, और जीवन की जागृति के लिए एक शरीर की आवश्यकता है, और उस शरीर के पोषण की आवश्यकता है, उसके भावनात्मक पोषण की भी आवश्यकता है, उसके ज्ञान के पोषण की भी आवश्यकता है। और ये सारा पोषण मानवीय विधि से होना है, इसमें कोई कमर्शियलाइज फैक्टर नहीं चलेगा। एक बच्चे का कमर्शियली पोषण नहीं हो सकता, उसका भावनात्मक पोषण भी होने की जरूरत है, और भावनाएं कमर्शियली नहीं लाई जा सकती हैं, है ना। पति पत्नी को लाख रुपए महीना मिलेगा, यदि एक बार भी ऊंची आवाज में बात नहीं होगी और दोनों भावपूर्ण बने रहेंगे, ऐसा बोल के प्यार ला सकते? तुमको 5 लाख रुपए साल का एक्स्ट्रा मिलेगा यदि तुम्हारा सबके प्रति सम्मान का भाव बना रहेगा। इसको पैसे से नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हो गया कि यदि एक बच्चे को, किसी एक बच्चे में किसी आचरण के रोपण की बात हम करते हैं, तो सही अर्थों में शादी उस स्थिति का नाम है, उस जगह का नाम है, उस घोषणा का नाम है, उस घटना का नाम है, जब 2 लोग मिलकर इस बात की घोषणा करते हैं कि हम आने वाली पीढ़ी को जिंदगी देने के लिए तैयार हो गए हैं, हम आने वाली पीढ़ी को जिंदगी देने के लिए तैयार हो गए हैं। इस घोषणा को सुनने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं और साथ में अपना सहयोग उसमें रखते हैं कि इसमें, इस घोषणा में हम आपके साथ हैं। इसका नाम सामाजिकता है। तो ये आदमी बनना और आदमी बनाने का काम कोई बड़ा काम है। और यदि फिर सारा फैक्ट्री और सारा राजतंत्र और सारा व्यापार और सारा धर्म तंत्र सब कुछ को देखेंगे तो किस बात के लिए? देखो ये बिल्कुल वैसे ही है। वो दिल्ली में, दिल्ली गवर्नमेंट के जितने टॉप ऑफिशियल्स हैं, उनका एक शिविर हमने रायपुर में किया था। संयोग से किसी पॉइंट पे चर्चा में मैंने एक उपमा का प्रयोग किया कि जिस तरह से एक पायलट, फाइटर पायलट या एरोप्लेन वाला पायलट, है ना, अपनी फ्लाइट को लेकर उड़ता है और वो डेस्टिनेशन पे उनको पहुंचा दे, इसके लिए पूरा का पूरा अमला मंत्रालय काम करता है। तो मंत्री से लेके सारा का सारा सीनियर जो भी कुछ पूरा मंत्रालय है, वो एक ही चीज के लिए काम कर रहा है कि पायलट फ्लाइट लेके उड़ेगा और सही जगह तक पहुंचा देगा। तो इसके लिए पायलट का सपोर्ट
पायलट के लिए सपोर्ट सिस्टम है कि एरोप्लेन कैसे ठीक बना रहेगा, सारे रूट कैसे तय होते रहेंगे, स्टाफ कैसे रहेगा, पूरा का पूरा मंत्रालय एक आदमी के पीछे लगा हुआ है जिसका नाम पायलट है, और फाइनली पायलट रिजल्ट डिलीवर करेगा फाइनली। तो चूंकि शिक्षा विभाग का शिविर था, तो अभी शिक्षा विभाग का मतलब है, जैसे मैंने कहा कि छोटा बच्चा, हर छोटा बच्चा टीचर बनना चाहता है छोटी उम्र में। बड़े होने के बाद में कोई टीचर बनना नहीं चाहता है, क्योंकि वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो देखता है जब प्रिंसिपल आती है तो टीचर का कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाता है, जब डीओ आता है तो हमारी प्रिंसिपल का कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाता है, वो जी जी करके पीछे पीछे घूमता है। तो ये समझ जाता है इसका मतलब ये बड़ा आदमी नहीं है, बड़ा आदमी तो प्रिंसिपल है, और बड़ा होता है तो बड़ा आदमी तो डीओ है, और बड़ा होता है तो बड़ा आदमी तो डीएम है, और बड़ा होता है तो बड़ा आदमी तो सीएम है, और सीएम किसी पैसे वाले के पीछे घूमता हुआ दिखाई देता है, तो पता चलता है बड़ा आदमी तो अंबानी है ना, कोई व्यापारी है। तो धीरे धीरे उसके बड़े आदमी की परिभाषा शिफ्ट होती जाती है, बनना तो चाहता है बड़ा आदमी। तो इसका मतलब है हमारा का पूरा सिस्टम ही है ना, पूरा का पूरा सिस्टम सपोर्ट करने की बजाय दूसरे को हाँकने चलाने अपने अनुसार, है ना। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम सही अर्थों में मानवीयता के अर्थ में नहीं है, ये विश्वास के आधार पे नहीं है, ये शंका के आधार पे है। इसलिए फाइनली टीचर परफॉर्म नहीं करता है, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं दिया गया है कि हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। फिर उसकी भी 100 गलती हो ही सकती हैं, जब ऊपर वाले गलती कर रहे हैं तो नीचे वाले कर ही रहे। तो ये क्लिप जो है बीच बीच में वायरल होती रहती है। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ हाँ, इसमें हमने एक बड़ा अच्छा प्रयोग किया, आपसे शेयर कर दूं। इस बारे में आप हमारे उस समय गुरु साबित हुए। जी थोड़ा 3 मिनट लेंगे। ये अपने इंस्टीट्यूशन में हमने लागू किया इस मंत्र का आपका रटने के बाद। इंस्टीट्यूशन आपका कहाँ पे है? जी हम ग्रामीण बैंक में। ग्रामीण बैंक में, अच्छा। हेड ऑफिस है, थोड़ा माइक ऐसे कर दीजिए। हाँ। और करीब करीब 8000 एम्प्लॉय था। तो हमारा सीएमडी जो था, चेयरमैन होता हमारे यहाँ, सीएमडी जो हमारा पूरा इनको मैनेज करता है, तो वो थोड़ा सा क्रूएल टाइप था। क्रूएल टाइप ये कि वो जानता था हर मैनेजर शोर है, तो इसको इतनी चार्जशीट दे दो, इसको ये कर दो, मतलब वो उसने करीब 450 चार्जशीट इशू कर। हमारे पास छोटा सा दायित्व था, हम यूनियन में भी, हमने नौकरी में ये भी बदमाशी की है कि अपनी नौकरी बची कैसे रहे, इसके लिए यूनियन का सेफ गार्ड किया। तो एक नौबत ये आई कि हम लोगों का झगड़ा इस लेवल पे था कि वो हमें टर्मिनेट करने के लिए तैयार था, क्योंकि कहीं दूर से रिश्तेदार था। तो एक दिन उसने एकांत में बुला गया, वो दौरे में तुम्हें कर तो टर्मिनेट दूंगा, ये तुम ऐसी प्रॉब्लम रोज लाते हो कि इसको ये चार्जशीट मत दो, ये करो, इसका वैसे करो, इसका कोई सोल्यूशन है तुम्हारे पास? आपका ये वाला लेकर के हमने 3 बार दोनों लोगों ने बैठ के सुना है। क्या भाई देखो, वो रिलेशन का मतलब ये था, दूर से थे, हम लोग जाहिर नहीं करते, क्योंकि यूनियन में अगर जाहिर कर दिया तो गद्दार साबित हो गए कि तो अंदर से मिले हैं। 3 मिनट लगेगा। तो इस डायलॉग पर ये एरोप्लेन और ये वाला हमने अपने संस्थान को उन्हें समझाया। उनका नाम है शिव बजरंग सिंह, हमसे उम्र में 3 साल छोटा हमारा सीएमडी। कुछ ऐसा होता रहता है, ये जो प्रमोशन पॉलिसीज और ये जो व्यवस्था है ना, इसमें किसी को मौका मिलता है आगे बढ़ जाता है। जी जी आगे बढ़िए। ठीक है। तो अब इन्होंने जो माना, आपकी बात प्रूव हो रही है, उसमें जो इसका परिणाम पड़ा वो ही बता देंगे, बस छोटा सा है। तो जो 470 चार्जशीट इशू थी, और यूनियन में हम लोगों का ये था कि वो हमें निकाल देगा, नहीं हम इसको सस्पेंड करा पाएंगे, कर लेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करेंगे, सब अच्छे से द्वंद्व चल रहा है। तो ये 3 बार हम लोगों ने समझा आपस में, और उसके बाद वो 470 में से 448 चार्जशीट डाइल्यूट हो गए। उसे समझ में आ गया कि ये हमारे पायलट है। और अभी 5 साल हम लोगों ने साथ ही काम किया, और वो कह रहा था उधर मैं चला जाऊंगा तो कोई ना कोई तुम्हें टर्मिनेट कर देगा इंस्टीट्यूशन से, इसलिए वीआरएस चलो अपन में ले लें। तो हम लोग थोड़ा लड़ते भी रहे और ऐसे चले, अंदर हम लोग थे, और संस्था का भला कैसे हो इस पर विचार कर। रिजल्ट आया, हमारा आर्यवर्त बैंक का नाम आर्यवर्त है, और ग्रामीण बैंक वगैरह जो बैंक को जानते हैं वो लोग सब जानते हैं कि बैंक की क्या रेपुटेशन है। ये हम दोनों लोगों ने मिलकर कुछ अंदर काम किया गया जी। तो फिर ये हुआ कि 448 डाइल्यूट हुई, और बहुत से मैनेजर्स को एप्रिसिएशन लेटर मिले, और बिजनेस 2.5 गुना हुआ विदिन 2 ईयर्स। इस बात के गवाह वो मेरे भी बैठे हुए जनरल मैनेजर है बैंक ऑफ इंडिया आपको। तो एक डायलॉग क्या कर सकता है, इससे एक छोटा सा प्रमाण दे लिया। बिल्कुल बिल्कुल। नौकरी से आ गए,
वीरतापूर्वक। बिल्कुल बिल्कुल जी यही वाला था वो जी जी हमने जी अपनी जगह देख ली कि हम सीएमडी जरूर है, लेकिन हमें ग्राउंड से अपने पायलट को कैसे सपोर्ट करना है। जी। पहले वो समझते थे तो डांट के ठीक कर, बिल्कुल बिल्कुल ये सम्मान हमने ऐसे समझा आपके इस डायलॉग। बिल्कुल। तो ये लगातार तो इसका मतलब है कि बेसिकली एक तरह की मानसिकता से हम संचालित होते हैं और एक मानसिकता से हम अपने साथ के लोगों को संचालित करते हैं, और अपने परिवार में भी परिवार के लोगों को भी हम संचालित करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बाहर ही करते हैं, जैसी जिसकी मानसिकता है वैसा करेगा ही। तो ये बीच बीच में कभी चीफ सेक्रेटरी राजस्थान के नाम से वायरल हो जाता है, तो अलग अलग नाम से वायरल होता रहता है ना, लेकिन ठीक है, जिन्होंने जो जानते हैं वो लगता जानते हैं। तो इसका प्रभाव दिल्ली गवर्नमेंट में भी किसी रूप में छोटा मोटा आया या बड़ा आया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब यदि पूरी राज्य की, पूरे नेशन की व्यवस्था को देखा जाए, पूरे नेशन को समझा जाए तो क्या चीज है। तो पूरे नेशन को समझा जाए तो जैसे आज अंटार्कटिका कोई नेशन नहीं है, अंटार्कटिका एक भूभाग है लेकिन कोई नेशन नहीं है, क्योंकि वहां आदमी नहीं रहता है। इससे हमको ये समझ में आया कि नेशन किसी लोगों के समूह का नाम है, किसी एक निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों के समूह का नाम नेशन होता है। अब यदि वो नेशन है और उन लोगों से ही वो नेशन बनता है, तो नेचुरली उनकी क्वालिटी से वो नेशन बनता है। अब क्वालिटी कौन देगा? तो यहां घूम फिर के फिर वही बात आती है कि माँ बाप पायलट है, पेरेंट्स ही पायलट है, तो पूरे राज्य के सारे डिपार्टमेंट, सारी व्यवस्थाएं, सारे सामाजिक तंत्र, सारी एनजीओ का एक ही लक्ष्य है कि वो माँ बाप को और परिवार को कैसे एम्पावर्ड करे। यदि माँ बाप एम्पावर्ड होंगे, यदि माँ बाप अपने आप में सक्षम होंगे, आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, मानसिक भावनात्मक रूप से सक्षम होंगे, तो उन परिवारों में पैदा होने वाली अगली पीढ़ी, जो कि एक दिन में तैयार नहीं होती है, तो अगली पीढ़ी देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए एक पूंजी का काम करेगा। वो एक क्लियर माइंडसेट के साथ होगा। यदि ये विजन किसी भी नेशन में आएगा तो भाई साहब 20 साल में एक नेशन बदल जाएगा, 20 साल में एक देश बदल सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली हम जूझ अपने में रहे हैं, अपनों से रहे हैं। जो ऊर्जा हमारी किसी क्रिएटिव, अरे बाहर जाके करो, जो ऊर्जा किसी देश या समाज के अर्थ में लगती, जो ऊर्जा अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगती, वो ऊर्जा हमारी जूझने में लग रही। आप देख लीजिए, सारी ऊर्जा हमारी, सुबह से शाम तक की ऊर्जा हमारी क्या चीज में लगती? कहीं अपने को साबित करने में लगे हुए हैं, उसमें परिवार परेशान हो रहा है ना। परिवार में जो साबित नहीं कर पा रहा है वो उपद्रव खड़ा किए हुए है। संस्थानों में जो अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं वो दूसरों की टांग खींचने में लगे हैं, है ना। जो काम कर रहे हैं वो काम के बहाने अपने को बड़ा, दूसरे को छोटा साबित करने की कोशिश में लगे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मानसिक, है ना, तेल फैला हुआ है, ये जो मानसिक समस्या है, तो एक बात समझ में आती है कि पूरे विश्व में बच्चा किसी, जब भी पैदा होगा, किसी माँ बाप से पैदा होगा, किसी परिवार में पैदा होगा, और यदि वो परिवार अपने आप में सुदृढ़ नहीं है, वो परिवार अपने आप में मजबूत नहीं है, तो भाई साहब राज्य की पॉलिसी, देश की पॉलिसी, विश्व की पॉलिसी कुछ भी बना लो, 2 रुपए किलो अनाज और फ्री में चावल और फ्री में ये और फ्री में वो, है ना, तब तो इतना ही है कि बच्चे पैदा कर लो, बाकी तो सरकार देख देगी, शादी भी वही कर देगी और बाकी सब वही कर देंगे। जो समाज के काम है वो सरकार के काम है नहीं, जो सरकार कर रही है वो सरकार के काम है नहीं, वो समाज के काम है। वृद्धों को तीर्थ यात्रा कराना सरकार का काम नहीं है ना। तो सीधा सीधा रिश्वत है कि हमने आपको तीर्थ यात्रा करा दी, आप हमको वोट दे देना। तो सीधा सीधा पैसा हाथ में देने की बजाय इनडायरेक्टली हम पैसा ही हाथ में दे रहे हैं और सीधे सीधे वोट हमको दे दो, और ये पूरा का पूरा समाज एक तरह से अकल से पैदल, जिसको कोई भी यूज कर ले। तो इसका मतलब है कि समाज में एक चेतना, एक अवेयरनेस का आना, तो ही हम किसी शासन या तो भी हम किसी व्यवस्था को ठीक से चला पाएंगे। तो सही अर्थों में इस धरती का उद्धार करने वाला व्यक्ति माँ बाप है।
हमारा भारतीय परिवार के बारे में एक पॉजिटिव भी अच्छी बात है। 98 में जब हमने अणु धड़का किया, बम विस्फोट किया, अणु का, वाजपेयी की सरकार थी, एटम, तब नाटो 70 देशों का संगठन है, उसने आर्थिक प्रतिबंध लादा था भारत पर, और दुनिया के सारे अखबारों में ऐसा लेख छपा हुआ था कि इराक जो 91 में 3 मास में जो फेल हो गया था, तो भारत की तो इतनी आबादी है कि वो 1 मास में ही उसका अर्थतंत्र फेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फेल? वो आर्थिक प्रतिबंध लादा हुआ था, प्रतिबंध के कारण, नाटो देशों ने सब मिल करके। तो लेकिन 1 साल हुआ, फिर भी भारत पर कोई भी असर नहीं हुआ। तो अमेरिका तो चिंता में हो गया और नाटो देश चिंता में हो गया कि आर्थिक प्रतिबंध का भारत में क्यों असर नहीं हुआ। और 2 वर्ष हुआ गया और बाद में वो कारण शोधने लगा कि किस कारण से हम प्रतिबंध हटा लें, और हटा भी लिया। बाद में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा भारत में अभ्यास करने के लिए कि एक ऐसा देश है कि इसका आर्थिक प्रतिबंध का असर नहीं हुआ इतने ज़्यादा देश का। तो उसका रिपोर्ट बड़ा हमको लिए गौरव बनता है। उसने यह ऐसा कहा कि भारत के हर एक गांव एक इकाई है और उसमें चाहिए इतना शाकभाजी, अनाज, दूध गांव में ही पैदा होता है। इसलिए शायद उसका जिला उसको पर प्रतिबंध ला दे तो गांव को कुछ नहीं नुकसान होता, जिले को नुकसान होता है, क्योंकि शाकभाजी यहाँ से आ जाता है। और हर एक गांव में हर एक परिवार एक इकाई है और समृद्ध इकाई है, ऐसा इकाई है कि हाँ उसका माँ मर गया, बाप मर गया, दोनों मर गया तो भी काका के यहाँ, दादा के यहाँ बच्चा मोटा हो जाता है। एक कमाता है, घर के सब सभ्य को वो आनंद कराता है, अपनी बहन को, अपनी भैया, वो सबको वो देता है। वो गाय को भी देते हैं, कुत्ते भी देते हैं और कीड़ी के भी देते हैं। ऐसा बहुत बढ़िया एकम भारत में है, ऐसा उसका रिपोर्ट में है। उसको 25 साल हो गया, अब ये टूट रहा है, वो चिंता की बात है। उसमें एक और मुद्दा था कि वो गृहिणी के पास में छुपा हुआ धन इतना रहता है कि इमरजेंसी के समय वो सस्पेंशन का काम करता है। हाँ, सारा वर्ष का जो किराया वगैरह सब हमारे यहाँ है, और कोई देश में नहीं है। सारे 1 वर्ष का अनाज हमारे घर में होता है, तेल होता है, ऐसा जो संग्रह होता है, और सोना। और ये भारतीय परिवार की विशेषता है। और बाद में तो सब देश वो तो 3-3, 4-4 पगार एडवांस में ले करके जलसा कर लेते हैं। वही और देश में। हाँ जी, क्या ब्रेक करना है? अच्छा, हेलो, चेक, हेलो, हेलो।